सरकार अपनी सुविधा के अनुसार किसानों की जमीनों को तो हड़प लिया। किसानों को लगा कि इस रिंग रोड से उनको फायदा होगा, परंतु ये रिंग रोड ही उनके लिए जी का जंजाल बनकर उभर गई, क्योंकि उनके खेतों में आने जाने के रास्ते अवरुद्ध हो गए। जिन खेतों में किसान अन्न उपजा कर अपने परिवार का पेट पालता था, उनके लिए बहुत निराशा और हताशा हाथ लगी। उनको लगा कि रोड निकलने से उनकी खेती आबाद होगी, परंतु खेतों में घुसना उनके लिए मुश्किल हो गया। तो इन सभी परेशानियों से जूझकर उन्होंने सरकार से कई बार मिलने की कोशिश की, उनके से गुजारिश की, परंतु उनकी आवाज़ को कोई सुनने वाला नहीं था। तो एक उम्मीद के रूप में, अंतिम उम्मीद के रूप में उत्तर भारत के उदयमान हमारे किसान हितैषी नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल से मिले। तो इन सब किसानों को उन्होंने आश्वस्त किया कि यदि आप मजबूती से डटे रहेंगे तो मैं आपकी आवाज़ बनूंगा, आपके मुद्दों को मैं बड़ी मुद्दत के साथ, बड़ी मजबूती के साथ इस सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा। हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच भारी लवाजमे के रूप में पधार चुके हैं। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। हनुमान जी आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। तिलक स्वागत के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और जन जन की, गरीब शोषित पीड़ित की आवाज, उत्तर भारत के किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच शिरकत कर चुके हैं। तिलक के स्वागत के बाद सभी महानुभावों से निवेदन रहेगा कि जहां आपको जगह मिलती है वहां आप विराजमान हो जाएं, हमारे बीच ही पधारें। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। जब किसान गरीब शोषित को चारों ओर से हताशा और निराशा घेर लेती है, तो उस समय एक उम्मीद जगती है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है। वो किसान नेता, वो किसानों के हितैषी, जो किसानों की आवाज को, गरीब शोषित पीड़ित की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक बड़े ही मुकम्मल मजबूती से किसानों की पैरवी करने वाले, जवानों की पैरवी करने वाले हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका इस जाजीवाल भाटियान की पावन पुनीत धन्य धरा पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। नेताजी आप संघर्ष करो। बहन, इस मातृ शक्ति से भी निवेदन है कि हमारे बीच इस भारी भीड़ के अंदर कुछ असामाजिक लोग भी आए हुए हैं, तो आप ये भी ध्यान रखें आसपास कौन खड़ा है। हनुमान जी आप संघर्ष करो। दिनेश जी दूंदवाल बनाड़। एक निवेदन रहेगा, ये कॉरिडोर जो बीच में बना हुआ है रास्ता है, आप सभी से निवेदन है इसको संपूर्ण रूप से खाली कर दें। नेताजी को आने में आसानी होगी, अनुशासन दिखाना है हमें। सभी साथियों से निवेदन है, हमारे बीच हनुमान जी साहब पहुंच चुके हैं। कॉरिडोर जो बना हुआ है, हाथ जोड़ के निवेदन है इसको संपूर्ण रूप से खाली कर दें। एक बार जोरदार जयकारा करोगे हनुमान बेनीवाल। आवाज नहीं सुनाई दी। हनुमान बेनीवाल। नेताजी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी।
नेताजी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, नेताजी आप संघर्ष करो। ये जो कॉरिडोर बना हुआ है बीच का, सभी युवा साथियों से निवेदन कि इस कॉरिडोर को खाली कर दें। इस राजस्थान की किसान जवान की सिरमौर आवाज, उत्तर भारत के मजबूत किसान हितैषी श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच। हनुमान जी बेनीवाल आप संघर्ष करो, हनुमान जी आप संघर्ष करो। समस्त किसान सरदारी से मेरा निवेदन कि आप स्थान पर खड़े होकर नेताजी का अभिवादन स्वीकार करें। मातृशक्ति से निवेदन कि यथा स्थान पर आप विराजमान हो जाएं। युवा हनुमान जी बेनीवाल आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। युवा शक्ति से मेरा विशेष निवेदन, इस कॉरिडोर को पूर्ण रूप से खाली कर दें। नेताजी हमारे बीच शिरकत कर चुके हैं, तो जोरदार बोलिए तेजाजी महाराज की, जामोजी महाराज की, बाबूजी महाराज की, खेतेश्वर भगवान की, राजेश्वर भगवान की, 33 कोटि देवी देवताओं की। हनुमान जी आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। समस्त किसान सरदारी से मेरा निवेदन कि आपको बहुत ही शानदार व्यवस्था की गई है, तो पंडाल में आप अपना स्थान ग्रहण करें। ये जो 81 दिनों से शानदार धरना चल रहा है, इसमें मेरा निवेदन रहेगा, इसमें मेरा निवेदन रहेगा 81 दिनों से धरने में बड़े ही मजबूती से साथ किसान सरदारी सरपंच प्रतिनिधिगण डटे हुए हैं। उसमें देवाराम जी पटेल, सरपंच जाजीवाल गहलोता, शांतनु जी चौधरी, सरपंच जाजीवाल भाटियान, गमडाराम जी जाकड़, सरपंच अकथली, सूरजाराम जी जानी, सरपंच बिसलपुर, मुकनाराम जी विश्नोई, सरपंच बाहुरला, गेहूराम जी ढाकापुर, सरपंच अध्यक्ष किसखेड़ा जाट समाज, बालाराम जी थोरी, सरपंच कड़वड़, हनुमान जी गारू, सरपंच दहीकड़ा, भवराराम जी पटेल लोडी, सूरता जी सेंगवा प्रधान मंडोर, जिया देवी कानाराम जी मोगा पंचायत समिति सदस्य मंडोर, परमेश्वर जी थोरी, सरपंच सालवा, मोटाराम जी थोरी, सरपंच जाजीवाल खींचिया, विकास जी बांगड़वा और समस्त जो सभी से निवेदन है, एक बार जो मंच पर जिनका जो जनप्रतिनिधि है मंच ग्रहण सिर्फ वही करे, बाकी सबके लिए सामने डी में जगह है। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, व्यवस्था में हमारा साथ है। एक बार मंच पे जो भी भाई लोग हैं सामने डी में विराजें। सभी मातृशक्ति से मेरा निवेदन, हाथ जोड़ करके आप स्थान पर बैठे। एक बार सभी आपकी बहुत ही शानदार व्यवस्था। पदाधिकारियों के अलावा जो भी मित्रगण है, ये हमारी व्यवस्था है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, आगे डी में वीआईपी चेयर लगी हुई है, व्यवस्था हमें बनानी है। सभी से निवेदन है, एक बार आप नीचे पधारें। एक विशेष सूचना है और ईमानदारी का परिचय दिखाना है। एमपी साहब की वॉच है, घड़ी जो ब्लैक कलर की घड़ी है, रास्ते में आते वक्त गिर गई है। जिस भाई को मिली है वो स्वयं लेके आ जाए। आगे स्वागत की अगली कड़ी में राजू राम जी खोजा प्रधान बावड़ी, जिसको घड़ी मिली है वो स्वयं आ जाए। का स्वागत करेंगे सूरजाराम जी जानी, सरपंच बिसलपुर।
एक बार मन से सभी से निवेदन रहेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी संबोधन की अगली कड़ी में मैं गेहूंराम जी ढाका से निवेदन करूंगा। आए जिसको घड़ी मिली है उनको, हेमाराम जी भाकर, इन्होंने अपने ईमानदारी का परिचय दिया है और ये माला पहनाकर एमपी साहब स्वयं इनका स्वागत करेंगे। हेमाराम जी भाकर, इनका एमपी साहब स्वयं माला पहनाकर स्वागत करेंगे। इन्होंने बहुत बड़ा दिल करके, और ये हम सब के लिए एक सीख से कम नहीं है। किसी भाई को कोई वस्तु किसी के मिली हो या किसी को लेते हुए देख रहे हो तो वह जानकारी जरूर दें। कुछ लोग ऐसे मौके पर हमें बदनाम करने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन स्वयं ध्यान रखें। आगे संबोधन की अगली कड़ी में गेहूं जी ढाका से निवेदन है। एक और देखो, ये है ना जो घड़ी थी, ये बिल्कुल खरी कमैरी, मारवाड़ी में कहवा नहीं खरी कमैरी, आका खरी कमैरी ना घड़ी लाद की देख लो। और हमेशा जिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते हैं, आज तक कोई दाग नहीं है साहब के ऊपर। और ये जो बोलते हैं ना लोग पैसे कहां से लाते हैं, ये क्या वो क्या, एक छोटा सा उदाहरण है। इतनी बड़ी भीड़ के अंदर खरी कमाई का अपना जो घड़ी थी उनको सुपुर्द की गई। अब मैं गेहूं जी ढाका। आज इस विशाल सभा के अंदर आज हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आज हमारे बीच में पधारे हैं। आपको जो भी है एक आवाज मैं तेजे बाबा के नाम और एक हनुमान जी बेनीवाल के नाम इतना जोर से करना है ताकि लोगों को पता चले कि आज इस जातिवाद पार्टियों के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आए हैं। तो मैं दो बार आवाज लगाऊंगा, एक तो तेजा बाबा के, अब दूसरी लगाऊंगा हनुमान बेनीवाल। इतना जोर से लगाना, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। जय हिंद। संबोधन की अगली कड़ी में शांतनु जी सरपंच साहब, जो पिछले 80 दिन से हमारे इस कार्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं, बहुत मजबूत आवाज है, उनसे निवेदन करूंगा मंच पर पधारें। सबसे पहले तो मैं आज इस जाजीवाल भाटियाँ जो ग्राम पंचायत थबुकड़ा और जाजीवाल भाटियाँ हैं, मैं यहाँ पे तहे दिल से सभी ग्रामवासी और सभी पंचायत वासियों की ओर से और सभी मंडोर पंचायत समिति क्षेत्र की ओर से नेताजी श्री हनुमान जी बेनीवाल साहब सांसद नागौर का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आप सबकी तरफ से। और ये जो यहाँ किस कारण से 81 दिन से हम लोग धरने पे बैठे हैं, जो आप सबको बच्चे बच्चे को यहाँ विदित है, तो उस बारे में ज़्यादा बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। और साहब को ये जो भी समस्याएं हैं सबके बारे में हमारी जो यहाँ से टीम गई है मंडोर पंचायत समिति से, आपसे अनुरोध किया था, सभी इनको विदित है। आपसे यही आशा है कि साहब आप पधारे हैं तो हमारी ये जो किसान और ये जो ग्रामवासियों की जो वाजिब समस्याएं हैं उनका आप अवश्य ही जो है निस्तारण करके पधारिएगा। जय हिंद, हनुमान बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय श्रीमान शांतनु जी चौधरी जाजीवाल भाटिया। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में निवेदन रहेगा श्रीमान मारवाड़ मुंडवा से हमारे बीच पधारे श्रीमान मेघ सिंह जी चौधरी, वो आए और सभा को संबोधित करावे। श्रीमान मेघ सिंह जी चौधरी। राम राम सा। आज आप रे इन्हें धरने में पधार्योड़ा नागौर एमपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रभारी
दिलीप जी पूर्व मंत्री साहब, बावड़ी प्रधान राजू जी खोजा साहब और झुंझारू नेता अपने थान सिंह जी डोली साहब, सभी मंच मंद विराजमान सरपंचगण व किसान भाइयों, माताओं बहनों, सबू ज्यादा तो आज मैं धन्यवाद देनी चाहूँ आप रे इन माताओं बहनों ने जो आप किसान भाई आया हमारे बराबर और आप ज्यादा माताएं बहनें आयोड़ी है आ रोते दिलों में हृदय स्वागत करूं ताकि यह भोपालगढ़ में आप रे जागियोड़ी माताएं हैं और आप रे भोपालगढ़ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एक बार नेताजी ने आप एमएलए सुपर्द करियो और हमके आशा है कि आप रे परिसीमन खत्म हो जावे तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आप मदद कर जो, नहीं मदद करो तो आप दर दर री ठोकरा खाता रहो। कहीं कांग्रेस आवेला, कहीं बीजेपी आवेला, आप री कोई सुनवाई नहीं वेला। आ देखो आप रे जाने पाकिस्तान बॉर्डर हिंदुस्तान बॉर्डर में अपन तारबंदी करी है, दीवार खोची है, आ फोर लेन वेड़ी स्थिति आप रे कोई सुनन वालों नहीं है भाइया। आप रे खेत में जाऊन नहीं आप रे समस्या होगी, खुद रे खेत में अगुणा आतुणा दो साइड किसान भाई माँ बहन आप रे खेत में नहीं जा सके, इणु जास्ती तो और ज्यादा कहीं वे। और किसान भाई मैंने पूछो की कर घरा, अरे भाई मौका तो एक ही मारा नागौर झुंझारू नेता है, वहां कन हालनी थोड़ी हिम्मत वे था हो कांग्रेसी था मसले रिया हो। कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दोनों ने सींचनी चाहो। अगर थोने कांग्रेस आप रे पर्दो शर्म नहीं वे तो हालो मोरे नेताजी रे कने और हिम्मत कर पड़ा। शांतनु जी डाका साहब कई सरपंच घर और हमारे जानी साहब सूरजाराम जी आया और मैं मिलाया साहब एड़ी है आवणो जावणो ने तो आने कोई मुआवजो मिलियो ने कोई बात। और आ चीनरी दीवार ठोके जो ठोक दी यार खेतों में जावनी आतरी बात कोनी। और समस्या होगी चारों तरफ पानी बड़न यारो गांवों में बेड़ो उजावे, अरे आप समाधान करो। नेताजी कियो भाई हमें हिम्मत है लोगों ने राख सकता था धरनो देता वो तो समस्या तो आगे ही मैं घनी मिटाई अभी मिटाई दूं। मैं धन्यवाद देनी चाहूँ शांतनु जी ने, सूरजाराम जी ने और कान जी मोगा, राजू जी हमारे आलती प्रधान साहब सभी मिल परोन 3 महीना लगातार 81-82 दिन या 3 महीना धरनो दियो है और आँखी करी आप रे एडजस्ट कर परो। आप देखो एक दिन रो ड्रोन जो भी कहो तंबू कहो 7 लाख लगा है। 3 महीना में नेताजी का नेजार आया है दिल्ली, 2-3 बार दिल्ली गया, 4-5 बार नागौर गया है। जना आप रे कोई सुनवाई है किसा भाई कांग्रेस नेता और बीजेपी वाला आप रे आया है। मैं तो कहूं हनुमान जी बेनीवाल साहब न्याय योद्धा है, जट गया समझ लो न्याय आप रो जनता रो किसान रो उगो है। किसान भाइयों आपने सोचना पड़ी कि अपनो किसी पार्टी में भलो है। भाइया किसान भाइया आपने
खूब लूटिया। पहला तो अंग्रेजा लूटिया, फतेह राजा दरबार और खान साहब भाई लूटिया। जनता ने लूटन में कोई कसर नहीं रखी। अब एक कांग्रेस बीजेपी वन नेता है, वह ही खतरनाक है। क्यों? पहला तो लगान देता, उठता हुई होता, अब कितो साधन प्रसाधन होगो और जनतारी कितनी इनकम पैदा होगी और जनता ने कितनी लूट रही है। कांग्रेस गवर्नमेंट आवे तो ही लूटे, बीजेपी आवे तो ही लूटे। जगह जगह टोल नाका बना दिया है। 30 किलोमीटर में आप रे टोल नाका 10 है। इन पार्टियां ने शर्म आनी चाहिए। और आप जागियोड़ा नहीं हो जने जने ये नेता मजा ले रही बारी बारी। किसान भाइयों, आपने जागनो पड़ी। असली नेता कौन है? अपारे काम काज में कौन हाजिर है? बहुत हाँ सुनोला जती सक्सेस होला, जदी किसानारी सुनवाई वेला। जाग जाओ ताकि आप में कभी फोड़ा नहीं पड़े। नहीं जागिया तो आपने कांग्रेस बीजेपी यूं ही लूटता रहेला। देख लो आप, हनुमान जी कोई मंत्री है कहीं? कोई मंत्री नहीं है। फिर भी जनता रो पूरे राजस्थान में हनुमान जी करने गया है, कभी खाली नहीं आयो है। आप रे भोपालगढ़ री रोड़ा देख लो और मारे पूरे नागौर और विशेषकर खींवसर री मां जटू में हनुमान जी कॉन्स्टिट्यूंसी मारो है जो एक वोटर हूं और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो एक छोटो सो सिपाही हूं। आप रोड़ा देख लीजिए और मारे थड़ी बैठ ने तो इतो विकास करियो है। रोड़ा, ट्यूबवेला, घर घर लाइटा, पानी सारो सुविधा कर दी है। आपने यो फायदो लेनो है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रो आदमी लाओ ताकि आपने उधारो बार भागनो नहीं पड़े। किसाना समय आई गयो है। किसान नेता अगर आप बताई दो हनुमान जी जेड़ो कोई जात पात नहीं पूछे कि तू राजपूत है कि मेघवाड़ है, मैं तो खाली जाटारो करूं। कदे कोई जात पात कदी नहीं राखी है। जो कोई दुखी है आने कने गियो, चाहे हैर में गियो है कि नहीं मर्डर हो गया है, सड़क में जावणो, कोई काम करावणो तो हनुमान जी बेनीवाल साहब आधी रात रा आप रे हाजिर रहे। आप जागरूक होला तो आप रे सारी एरिया में समस्या वेला। अरे भैया, ए तो एक झुंगारू नेता है, उन हाथे हाथे आप रे कामरी मशीन है। यूं कह दो कि पहला देवताओं कने काम देनु गाय होती, वह है चित्तो चावे काम दूई लो, पानी रो, रोड़ा रो। क्षमता आप में उलानी चाहिए, भीड़ आपने भेड़ी होनी चाहिए और मोरे नेता ने आप लाओ। बताओ कोई काम नहीं वे तो कोई जरूरत नहीं है मंत्री री, कोई जरूरत नहीं है राज री, फिर भी आप रो काम वेला। अरे भाइया, आप तो लारे रहेगा, आप रे इन कांग्रेस रे लारे रहेगा। आज याद आवे है भोपालगढ़ सरपंच लक्ष्मण राम दी दड़ला करता, स्टेज में छड़ता, एमएलए बराबर जो को एक आप रे बुल बताऊं सरपंच तो कह नहीं गया इणु शर्मरी बात और खाई जाता हुए। अरे किसानों जागो, युवा नेता आगे आओ, आप छापा वाला आप भी मजबूत रहो। एडी पार्टी रो नेता चुनो जो को मारे किसान भाइयों में कभी तकलीफ नहीं पड़े और आप रे
जितो काम करावनो बितो काम वेला। मैं तो आप रे जोधपुर जिले में कमी आऊं कदी भोपालगढ़ आयो ही नहीं। शांतनु जी ढाका साहब सूरजाराम जी की हमारे मीटिंग में तो आप हनुमान जी नहीं शुरुआत बात करिए तो आपने आनो पड़ेला। जन आयो पण माया मने लागे है और 2 किलो पर्दो हालेला कोनी तो यूं ही दुखी रोला। और ओ पर्दो आगो फेंको और ज्वाइन करो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भरपूर वोट दो। जट जरूरत है हनुमान बेनीवाल साहब ने आप बुलाओ भाइया। थोड़ो कहनो है और घणो समझनो है। समय कम है। आप मैं आप रे 2-3 जयकारा रहते आप री मारी सीट ग्रहण करनी चाहूं। हनुमान बेनीवाल दोनों हाथ उबा करो भाई। हनुमान बेनीवाल हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, चंपेश्वर भगवान की, राम साहब पीर की। आप सबने बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान मेघ सिंह जी चौधरी, जिन्होंने अपने ओजस्वी उद्बोधन में सारे विषयों को छूते हुए अपने विचार व्यक्त किए। उद्बोधन की अगली कड़ी में संघर्ष के पर्याय, युवाओं के प्रेरणा स्रोत और बावड़ी प्रधान प्रतिनिधि श्रीमान राजूराम जी खोजा से निवेदन रहेगा कि वो आए और अपना उद्बोधन रखें। श्रीमान राजूराम जी खोजा। राम राम साहब। भोपालगढ़ क्षेत्र के जाजीवाल भाटिया ग्राम पंचायत के अंदर इस किसान रैली महासम्मेलन के अंदर अपने बीच उपस्थित उत्तरी भारत के एकमात्र नेता, नागौर के लोकप्रिय सांसद परमादरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, इनके साथ पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री परमादरणीय दिलीप जी चौधरी साहब, 81 दिनों से लगातार चल रहे धरने के तमाम महानुभाव संघर्ष समिति के तमाम पदाधिकारीगण, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तमाम पदाधिकारीगण, आसपास के इलाके के तमाम जनप्रतिनिधिगण, सरपंचगण, प्रधानगण और सम्मानित मंच, सामने विराजमान देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं। माताओं, बहनों को, नौजवान साथियों को मेरा राम राम। साथियों, पूर्व वक्ताओं ने इस आंदोलन को लेकर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को लेकर सारी बातें आपके बीच में रखी। मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करके दिलीप जी चौधरी साहब, मैं आज सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल के बारे में और यहाँ के स्थानीय भोपालगढ़ की धरती के बारे में 2 बात करूंगा, क्योंकि जो ये सभाधारी जो भी किसान अन्नदाता बैठे हैं, ये भोपालगढ़ की वो धरती है, ये भोपालगढ़ की वो शीरभरों की धरती है। आज से 50 साल पहले 1 जून 1975 को हमारा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन जो पगड़ीधारी अन्नदाता किसान मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको पता है, बेनीवाल जी को पता है, सम्मानित मंच को पता है, 1 जून 1975 को इस भोपालगढ़ की धरती के ऊपर, भोपालगढ़ के धरती के किसान काश्तकार अन्नदाताओं ने वो संदेश दिया था। राजस्थान की सरकार ने किसान कौम के खेती के ऊपर जो लेवी जैसा टैक्स लगाने की बात रखी थी, और उस लेवी टैक्स जैसी
बड़ी बीमारी का सामना, उस लेवी के टैक्स का किसी ने विरोध किया था, आंदोलन की शुरुआत की थी, तो इस भोपालगढ़ के सूरवीरों की धरती से उस आंदोलन की शुरुआत हुई और राजस्थान सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। भोपालगढ़ के 3 किसानों ने अपने सीने के ऊपर गोली खाकर, शहादत देकर, बलिदान देकर यह साबित कर दिया कि भोपालगढ़ की धरती हमेशा सूरवीरों की धरती है। आज से 75 साल पहले विजय फतह का ले रहे थे अन्नदाताओं ने। साथियों, देश की आजादी के बाद, चाहे 62 की बात हो, चाहे 65 की बात हो, चाहे 75, 71 की बात हो, चाहे कारगिल के युद्ध की बात हो, इस भोपाल के धरती के अंदर चाहे साड़वा, रतकोड़िया, खांगटा, सुरपुरा, सेवकी, आप जहां चौरे देखोगे, जाट के बेटों की, किसान कौम के बेटों की, जो जवान फौज के अंदर भर्ती होकर इस हिंदुस्तान के धरती के ऊपर जब भी कोई संकट पड़ा, कोई भी युद्ध हुआ, तो किसान कौम का बेटा, इस भोपाल के धरती कौम के, किसान कौम के बेटे ने अपने सीने के ऊपर गोली खाकर इस देश और मां पूर्ति के लिए बलिदान देकर यह साबित कर दिया था कि भोपाल की धरती हमेशा शूरवीरों की धरती है। अब अंतिम बात में आपके बीच में जो किसान नेता है, किसान कौम का कोयूर है, उनके बारे में 2 बात कहूंगा। नेताजी, आपने 30 साल पहले 1996 के अंदर, 97 के अंदर आपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की थी। राजस्थान के अंदर, विश्वविद्यालय के अंदर, राजस्थान के लॉ कॉलेज के अंदर नेताजी ने आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले राजनीतिक शुरुआत की थी। आपने आज तक किसी भी राजनीतिक दल का सहारा नहीं लिया था, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति की, चाहे छात्र राजनीति के अंदर आपके साथ में किसी भी राजनीतिक दल का सहयोग नहीं था। ताकत थी हनुमान बेनीवाल की, नौजवान साथियों का सहयोग था और 96, 97 के अंदर सबसे पहला लॉ कॉलेज के अध्यक्ष बने और 97 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर नागौर के किसान कौम के बेटे ने अध्यक्ष बनकर विजय फतह का ले लाया। और आपको पता होगा, अध्यक्ष बनने के बाद में हनुमान जी बेनीवाल ने छात्र हित के आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन किए थे। राजस्थान के अंदर पहली बार राजस्थान के विश्वविद्यालय के अंदर 5% का आरक्षण किसने दिलवाया, तो किसान कौम के शूरवीर बेटे हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विश्वविद्यालय में 5% का आरक्षण आज से 30 साल पहले दिलवा दिया था। वो मुझे प्रसंग याद है, छात्र आंदोलन के अंदर हनुमान जी बेनीवाल को रात के 1 बजे भारतीय जनता पार्टी का राज था और इतिहास लिखा गया। रात को 1 बजे जेल के दरवाजे किसी के लिए खुले थे, तो हनुमान जी बेनीवाल के लिए रात को 1 बजे राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान के अंदर सेंट्रल जेल के दरवाजे खुले और राजस्थान के शहर को बाहर निकाला। मित्रों, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। मैं तो आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूं, जिस नेता ने आपके हक और अधिकार के लिए किसी राजनीतिक दल के चौखट पर नहीं गए, हमेशा बिना राजनीतिक दल के सहयोग के बदौलत इन्होंने हिम्मत की, इन्होंने संघर्ष किया। 4 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद। मैं आपको बताऊं, किसान जो बीजेपी का राज, जो काले कानून कृषि लेकर आए थे, आरएलपी का कोई राज नहीं था, लेकिन जिस नेता के अंदर वो ताकत थी, वो हिम्मत थी, किसान कौम का आशीर्वाद था और शांतापुर बॉर्डर पर धरना देकर, हाईवे जाम करके किसानों के आंदोलन वापस, किसानों की जो काले 3 कानून थे वो वापस किसी ने करवाए, तो इसी किसान कौम के नेता सेना हनुमान बेनीवाल ने करे। मैं मेरी बात खत्म करूंगा। सारा संघर्ष, सारी हिम्मत और ताकत हनुमान जी के आपसे सामने। आने वाले समय के अंदर 36 कौम से अपील करना चाहूंगा, अन्नदाताओं से अपील करना चाहूंगा, मेरे नौजवान साथियों से अपील करना चाहूंगा, इस नेता को कमजोर मत पड़ने देना। हिम्मत और ताकत देकर आने वाली राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के कुर्सी को बिठाने का आप सबको काम करना है। जय हिंद, जय भारत। यह छोटा भाई राजू खोजा आपके सामने बोल रहा है ना, प्रधान प्रतिनिधि के रूप में। आज हनुमान बेनीवाल का आशीर्वाद नहीं होता तो मैं प्रधान प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में नहीं होता। आप सबसे अपील करूंगा, इस नेता को मजबूत करना है, ताकत देनी, हिम्मत देनी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान राजू राम जी खोजा, प्रधान प्रतिनिधि गोपालगढ़। अब स्वागत की कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान रामरख जी विष्णु DRO साहब से। उनका साफा पहनाकर स्वागत करेंगे बालाराम जी थोरे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। आज जो 81 दिनों से बहुत ही शानदार सरकार की हठधर्मिता के कारण किसान धरने पर बैठे थे, आखिर में जाकर
चारों तरफ से जब हताशा निराशा हाथ लगी तो एक ही उम्मीद जगी, उनका नाम है हनुमान बेनीवाल। तो यहाँ का शिष्टमंडल श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल से मिलता है, तो वो कहते हैं कि आप मजबूती से लड़िए, मैं आपकी आवाज़ बनूंगा। तो वो आज दिन आ गया है। अब हनुमान बेनीवाल बच्चों के प्रति एक विशेष लगाव है नेताजी का। यदि आप कहीं कहीं भी तस्वीरें देखते हैं तो बच्चों के प्रति विशेष लगाव इनका रहता है। ये आम जन की आवाज़ है, युवाओं, किसानों, जवानों एंड शोषित पीड़ित की आवाज़ है। उन्हीं के अनुरूप बच्चों में बहुत ही विशेष लगाव है श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का। तो अब उद्बोधन की अगली कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश प्रभारी श्रीमान दिलीप जी चौधरी साहब से कि वो इधर साहब बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी का। बच्चों और युवाओं से विशेष लगाव प्रेम के चलते जो था अपने सर्वस्व अर्पित हमेशा इनकी नीति रही है। अब उद्बोधन की अगली कड़ी में श्रीमान दिलीप जी चौधरी प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से निवेदन रहेगा कि वो आए और विशाल जन हजूम को संबोधित करावें। पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्रीमान दिलीप जी चौधरी। आज बहुत ही ऐतिहासिक लगभग 80 से 81 दिन तक लगातार चलने वाले इस धरने में पधारे, इस विशाल धरने में पधारे आप सबके लाडले राजस्थान ही नहीं उत्तरी भारत के सबसे लोकप्रिय किसान नेता और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल साहब आज आपके बीच में पधारे हैं। आप पिछली बार नागौर पधारे, आपने इनको अपनी पीड़ा बताई कि आप जो है इस रिंग रोड को लेकर, जो ये जोधपुर की रिंग रोड है, ये किसान और नौजवान की एक आफत बनकर आ गई और इस रिंग रोड के कारण जो हमारे इस इलाके के जुड़े हुए गांवों के किसानों के लिए जो तकलीफ आपको हुई है, उसके समाधान के लिए आपने हनुमान बेनीवाल साहब को याद किया। आज वो आपके बीच में पधारे, आप जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। तालियां मजो को नहीं आए भाई, जोरदार तालियां बजाओ, दोनों हाथ खड़े करके। और मंच पर विराजित हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सभी कद्दावर नेतागण, सरपंचगण और इस आंदोलन के शांतनु जी चौधरी और दिनेश भाई और इनकी टीम, सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आप 80-81 दिन से जो है इस आपका जो मांग पत्र है, आपकी विभिन्न मांगे हैं, उसको लेकर आप धरने पे बैठे हो। मैं बेनीवाल साहब को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये जोधपुर की रिंग रोड है, इसमें किसानों की और हमारे ग्रामीण भाइयों की बहुत बड़ी मांग है कि आपके जो रिंग रोड से जो खेतों में जाने के रास्ते हैं, छोटी छोटी ढाणियों में जाने के रास्ते हैं, वो इन लोगों ने बंद कर दिए। ये बहुत बड़ी समस्या है और रिंग रोड से जब नीचे उतरते हैं तो ये टोल जो है ये आपको परेशान करते हैं। अभी मैं जैतरन से आ रहा था तो डांगियावास में भी हमारे सैकड़ों किसान, ए भाई चुपचाप बैठ जाओ, कोई बोलेगा नहीं, सभी माता बहनें चुपचाप बैठ जाओ, आपस में कोई बात नहीं करेगा। आप कोई बात करने आए हो, सुनने के लिए आए हो? ये बीच में जो खड़े हैं बैठ जाइए, सब नीचे बैठ जाइए, आप कोई खड़ा नहीं रहेगा, नीचे बैठिए।
और आपस में कोई सब इधर देखिए आप, कोई बीच में बोलेगा नहीं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल। तो मैं आपको बता रहा था कि अभी जैतरण से मैं यहाँ आ रहा था तो डांगियावास में भी सैकड़ों किसान मुझे मिले। उन्होंने कहा कि रिंग रोड से जो हमारा डांगियावास का ये बाईपास का जो रास्ता है उसमें भी हमको तकलीफ है, आप बेनीवाल साहब को अवगत कराना। तो हम आज मंच के माध्यम से भी उनकी भी समस्या आदरणीय बेनीवाल साहब के सम्मुख अवगत कराना चाहता हूं कि वो रिंग रोड से इनका जो है और ब्रिज बन जाए तो टोल से भी निजात मिलेगी और करीब 7-8 किलोमीटर जो लंबा रास्ता तय करना पड़ता है ग्रामीणों को, उससे भी निजात मिलेगी। इसके अलावा भी आपकी जो छोटी मोटी 7-8 मांगे हैं, उन तमाम मांगों पर अभी ज्ञापन बेनीवाल साहब ने पढ़ा है, उस पर भी अभी उच्च अधिकारियों से ये बात करेंगे। और आप जानते हैं कि आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे राजस्थान में बेनीवाल साहब को एक नए नाम से पुकारा जाता है, न्याय का योद्धा। क्या नाम डाल दिया, न्याय का योद्धा। और जहाँ जहाँ संकट, तकलीफ, दुख और समस्याएं को निजात नहीं मिलती है तो आम आवाम इस देश और प्रदेश में एक ही नेता को याद करता है, उसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आज हनुमान बेनीवाल जी आपके बीच में आ गए। एक तो वो हनुमान थे जिन्होंने सीता मैया की रक्षा के लिए लंका में आग लगा दी, लेकिन वो एक कदम पीछे नहीं हटे और रामचंद्र जी का दूत बनकर उस रूप में सीता मैया की रक्षा की। आज इस बदलते युग के अंदर इस देश और उत्तरी भारत और प्रदेश के अंदर हनुमान बेनीवाल जी एक पुनः न्याय के योद्धा के रूप में आज गांव-गांव और देश प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ भी समस्या आती है, जहाँ जहाँ भी तकलीफ आती है, अगर बेनीवाल साहब उस जगह पहुँच गए तो वो फैसला छाप कर ही उठते हैं, एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। ये लोगों को विश्वास हो गया, ये भरोसा हो गया। आज कांग्रेस और भाजपा के लोग आते हैं, केवल भाषण देकर चले जाते हैं। कपासन के अंदर सूरज माली नाम का आपने सुना होगा, और उसके 40 फ्रैक्चर हो गए। वो कार्यकर्ता आरएलपी का नहीं था, माली समाज का था, और लगातार वहां के लोग धरने पे बैठे रहे। जब फैसला नहीं छपा तो हनुमान बेनीवाल साहब के पास एक शिष्टमंडल जयपुर आया। आप जब कपासन पहुंचे, रात को 12 बज गए, 1 बज गए, लेकिन उस गरीब सूरज माली को न्याय देकर ये उठे वहां से और 31 लाख का पैकेज दिलवाया। वहां तो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी भी गए थे, वो भाषण देकर आ गए, कई और नेता भी गए थे, लेकिन फैसला किसने छापा? हनुमान बेनीवाल साहब ने छापा। आज राजस्थान के कई ऐसे मामले आपके सामने हैं। आज प्रदेशवासियों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि हनुमान बेनीवाल जी एक ऐसी शख्सियत है जो इस प्रदेश के किसी कोने में किसी जाति बिरादरी के लोगों को कोई दुख तकलीफ आती है, किसान नौजवान को संकट आता है, और बेनीवाल साहब को आपने याद कर लिया तो वो मौके पे पहुंचकर आपकी मदद करते हैं और फैसला भी छापते हैं। अभी कुछ दिन पहले हम भरतपुर गए, मैं भी बेनीवाल साहब के साथ में था। भरतपुर में पथेना में हजारों की तादाद में उस ब्रज क्षेत्र के अंदर भी आरएलपी जिंदाबाद के लोगों ने गगनभेदी नारे लगाए। भरतपुर और उस इलाके के लोगों ने कहा कि बेनीवाल साहब, इस ब्रज इलाके के अंदर आरएलपी अभी नहीं है। हम आजादी से लेकर अब तक इस बीजेपी और कांग्रेस के पीछे भागते फिरे हैं, लेकिन हमें अब पता चला कि इस राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक ऐसा मजबूत योद्धा है जो गरीब और किसान नौजवान की लड़ाई लड़ता है,
उन्होंने भी मन बना लिया कि भरतपुर और ब्रज क्षेत्र में भी राजनीति के झंडे गाड़ेंगे हम। ये आप पूरा फैलाव हो चुका है। दोस्तों, इस मंच पर 11-12 सरपंच भी बैठे हैं। इस पंडाल में विभिन्न जातियों के जनप्रतिनिधि बैठे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मांगों का फैसला तो छपेगा, आपके हक की लड़ाई की जीत होगी, लेकिन आपको भी अपने इष्ट और धर्म के साथ आज एक फैसला छाप कर जाना पड़ेगा कि 2028 के चुनाव में और आने वाले पंचायत राज चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस योद्धा के साथ आप रहोगे। मंजूर है? मंजूर है तो अपने इष्ट और धर्म के साथ दोनों हाथ खड़े करके हनुमान बेनीवाल साहब को विश्वास दिला दो कि आने वाले चुनाव में हम आपके साथ रहेंगे। करो दोनों हाथ खड़े। किस किस के हाथ खड़े देखता हूं। ये मंच पे हाथ खड़े क्यों नहीं है? ये भंवर जी, मंच पर आप हाथ खड़े कीजिए। अगर हनुमान बेनीवाल साहब के अगर साथ हैं आप 2028 में, चाहे मंच हो और चाहे नीचे, हाथ खड़े रखें आप, नीचे नहीं रखेंगे मैं जब तक नहीं कहूंगा। दोनों हाथ मुझे पता चलना चाहिए। कैमरामैन चारों ओर कैमरा घुमाइए। लगना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए कि 2028 राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2028 के चुनाव में राजस्थान में एक परिवर्तन की लहर चलनी चाहिए। कांग्रेस और भाजपा को छोड़िए और अब राजस्थान में एक तीसरा विकल्प, एक तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। इतने दिन तो लोग सोचते थे कि राजस्थान में दो ही पार्टी है, एक कांग्रेस और एक भाजपा, तीसरा विकल्प नहीं था। लेकिन आज राजस्थान के अंदर तीसरा विकल्प हनुमान बेनीवाल साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में खड़ा हो गया है। मेरी आपसे गुजारिश है, मेरा आपसे निवेदन है कि मेहरबानी करके आने वाले समय में आरएलपी को मजबूत कीजिए, आरएलपी को मजबूत कीजिए। और ये बोतल का निशान है, इस पर आप ताकत से वोट दीजिए। ये मेरा आपसे निवेदन है। आज आपकी समस्याओं को लेकर आप 80 दिन से अधिक समय से आप धरने में बैठे हो, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग आपके बीच में आपकी तकलीफ सुनने नहीं आए। कांग्रेस का कोई व्यक्ति, बड़ा लीडर आपके बीच में आपकी समस्या सुनने नहीं आया। एक योद्धा हनुमान बेनीवाल जी आज आपके बीच में आए हैं। तो आप समझिए इस बात को कि जो दुख में, तकलीफ में, संकट में, पीड़ा में जो आपका साथ निभाए, आप उसका समय आने पर उनको मदद कीजिए। भाइयों, आपको एक वोट ही तो देना है, एक वोट ही तो देना है। एक बार बेनीवाल साहब को भी देख लो। आपने बीजेपी कांग्रेस को 70-75 सालों से देखा है। अरे आने वाले चुनाव में बेनीवाल साहब को एक बार चुनकर देखिए और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के करीब लाइए। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, नौजवान किसानों की आवाज एक ताकत के रूप में इस पूरे प्रदेश में चलेगी और आपकी समस्याओं के लिए इस तरह धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये मेरा आपसे अनुरोध है। मैं ज़्यादा बात कहूँगा नहीं, बेनीवाल साहब को आपको सुनना है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में जो आंधी चल रही है परिवर्तन की, वो चुनौती आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। उस रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। ये मेरा आपसे निवेदन है। मेरी आपने बात सुनी, आपको बहुत ही बहुत धन्यवाद। और बेनीवाल साहब से मैं निवेदन करूंगा कि ये किसान और नौजवान जो 80-81 दिन से अपनी मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं तंबू के नीचे, आज आप पधार गए हैं, इनके समस्याओं का समाधान भी आप करेंगे और किसान के, नौजवान के चेहरे पर खुशियां आप लौटाएंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान प्रदेश प्रभारी दिलीप जी चौधरी साहब का, जिन्होंने सारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रीति नीति के बारे में आपसे अवगत करवाया। और अब
संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा मातृशक्ति से हमारे बीच हैं सजनाई जी, वो आए और सभा को संबोधित करावें। सजनाई जी। राम राम शाह सब मारे लिए सब बेटा बहनों भाई बहनों सब मारे हम ही देख एनी अरमान बहनियान ने जितावना है हमारे देश में। ठीक है सा आप हैं हूं जो एन मारी ओनियरी लाज राख जो तो आप रे आयो नहीं उगेला। जय हिंद। बहुत बहुत दर्शकों ने धन्यवाद। राम राम शाह बहुत बहुत धरनारो मान राखणो है सबों ने जीव जनता कवरेज है धीरे धीरे सब माननो सबों माननो। राम राम शाह। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग का मानना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं की पार्टी है, परंतु इस प्रकार यहाँ मातृशक्ति और जो बुजुर्गों का साथ सहयोग नेताजी के संघर्ष की बदौलत उनमें विश्वास और उम्मीद जगी हैं, वो देखने लायक हैं। उसी की बदौलत मातृशक्ति अब हमारे बीच सामने आ रही है नेताजी के सपोर्ट के लिए। एक मोबाइल मिला है सोन फौजी देगड़ा को। यदि कोई साथी जिनका मोबाइल यहाँ खो गए हैं, सोन फौजी इनके यहाँ मंच पे हैं, वो अब 80 दिनों से आप इंतजार वैसे कर ही रहे थे। आप सबकी उम्मीद 36 कौम के लोक लाडले जन जन की आवाज नागौर सांसद को बुलाने से पूर्व आप लोगों ने जिस प्रकार बड़ी बेसब्री से साहब का इंतजार किया, उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी हैं, परों से नहीं अब के हौसलों की बारी है। परों की नहीं अब की हौसलों की बारी है। ये कतरा होकर तूफानों से लड़ते हैं, ये कतरा होकर तूफानों से लड़ते हैं। इन्हें बचाना अब इस समुद्र की बारी है, इन्हें बचाना अब इस समुद्र की बारी है। कह दो इनके गुरुए बेजा से, कह दो इनके गुरुए बेजा से, वो जंग लड़ी ही नहीं जो हमने हारी है। दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे इनकी हिम्मत। एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, एक चिराग कई आंधियों पे भारी है। तो उत्तर भारत के उदयमान किसान हितैषी नेता सड़क से संसद तक शोषित पीड़ित की मुकम्मल आवाज, यदि इनके दरवाजे पर कोई गया है तो पार्टी हितों से ऊपर उठकर, स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर उनको गले लगाकर कोई रोता हुआ उनसे मिला है और हंसता हुआ उनके दरवाजे से बाहर निकला है। वो शख्सियत, वो किसान नेता आज हमारे बीच में हैं। तो मैं एक बार जोरदार जयकारों से उनको बुलाना चाहूंगा। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। नेताजी आप संघर्ष करो। किसान नेता हनुमान जी बेनीवाल, आपसे निवेदन रहेगा कि सभा को संबोधित करावें। छत्तीस कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है, 36 कौम का नारा है। हनुमान बेनीवाल हमारा है, 36 कौम का नारा है। हनुमान बेनीवाल हमारा है। हनुमान बेनीवाल आप संघर्ष करो, नेताजी आप संघर्ष करो। अब आप दोनों हाथ ऊपर करके नेताजी से निवेदित कीजिए कि वो आए और इस विशाल जनसमूह को
संबोधित करावें। जन जन की आवाज, नागौर सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब। युवा साथियों से निवेदन, प्लीज सामने वी में बहुत जगह पड़ी, आप आओ, पीछे आओ प्लीज। अपना खुद का कार्यक्रम है, आप लोगों को व्यवस्था बनानी। निवेदन हाथ जोड़कर आओ, आओ सामने आओ, सभी नेताजी को सुनेंगे। ये हनुमान बेनीवाल का एक आंदोलन है, ये संघर्ष है। यहाँ आ तो आपकी मर्जी से गए हो, अब वापस जाओगे नेताजी की मर्जी से। कोई भी मंच तक पहुंचा है ना, ये ऐसी इनकी स्ट्राइक रेट 100% है। आज तक कोई मुद्दा, कोई किसान का हाथ में लिया है तो छोड़ा नहीं है, पीठ नहीं दिखाई है। ये जो उत्तर भारत, नहीं मैं तो कहूंगा पूरे भारतवर्ष के जो ये न्याय योद्धा का टैग मिला है ना, ये इनके संघर्ष, इनके समर्पण, इनकी जो निष्ठा। हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल। पीछे प्लीज, सामने बैठो ना, वी में आ रहे, समझो नीचे आ, सभी नीचे। अभी आपको संबोधित करेंगे नागौर के सांसद श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल। से निकलेगी कंकराड़ा, सालवा, खेड़ी। मैं आपने एक कारण बताऊंगा, पहले तो जजवाल कदम पड़े ही एक्सटेंड कर दिया, नागौर रोड से कनेक्ट कर दिया। अपन जी का रोड है पहले वो गई सालवा, जो रोड का नाम क्या है? सालवा जजवाल से, जजवाल कल्ला से, जजवाल कल्ला से रतकुड़िया, रतकुड़िया हाँ। कितना किलोमीटर है? 62 किलोमीटर। ठीक, इन बढ़ेगी नहीं अंकल? हाँ बढ़ाए जाती है, बढ़ाए। जोधपुर रिंग रोड संघर्ष समिति का 81 दिन से जो धरना चल रहा है, सबसे पहले तो यहाँ के प्रभावित गांव, किसान, जवान, माताएं, बहनें, कड़वट डांगियावास पैकेज 2 इस परियोजना का नाम है। और जिस तरह सरकार ने सड़क बनाई है, औने पौने दामों के अंदर किसानों की जमीनें अधिग्रहण करी और एक गांव के अंदर रोड के इस साइड 5 लाख और एक साइड 1.5 लाख, कितना बड़ा अंतर डीएलसी के नाम पर रखा। मैं धन्यवाद दूंगा संघर्ष समिति को। और इस संघर्ष समिति के अंदर लगातार जो लोग
इस धरना स्थल पर नेतृत्व कर रहे थे नाम थे ये राणा ये क्या है जिन्होंने इस धरना स्थल के ऊपर मेरे से मिलने दिल्ली आए, जयपुर बात करी और उसके बाद धरना स्थल पर लगातार संघर्ष किया। शांतनु जी सरपंच थबुकड़ा, हनुमान जी गारू सरपंच साहब दहीकड़ा, सुरदाराम जी जानी सरपंच साहब बिशलपुर, मुकनाराम जी विश्नोई सरपंच बामरला, देवाराम जी पटेल सरपंच जाजीवाल गेलोता, मोटाराम जी थोरी सरपंच जाजीवाल खींचिया, कानाराम जी मोगा पंचायत सदस्य, केसराम जी कागड़ पूर्व सरपंच साहब, बुराराम जी गोदारा पूर्व सरपंच साहब, बालाराम जी थोरी सरपंच करवड़, घेवर जी डाका हमारे 51 खेड़ा किता है 21 बढ़ाए दो आप पाचा ना पाचा रिन्यू करो ना थोड़ा सा और नई जनगणना जोड़ो एक माया ना 21 खेड़ा के पंच और मेरे ज़्यादा लाड ले आपने देखा वो कितना लाड रखते हैं और मैं भी इनका कितना ज़्यादा घेवर जी हमेशा तैयार रहते हैं बच्चों के साथ उनको मोटिवेशन देने के लिए। और हमारे बीच इनको प्रेरणा देने वाले खींवसर के कदावर नेता बड़े भाई मेघ सिंह जी चौधरी जिनका भाषण आपने सुना, बाबूजी रामरथ जी विश्नोई, बावड़ी के प्रधान छोटे भाई, और लगातार आपके बीच पिछले 15 से 20 साल से कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति से बावड़ी प्रधान तक का सफर और अभी आगे भी लंबा जिनका राजनीतिक जीवन है, हर गरीब के सुख दुख के अंदर आज के युग में जो ईमानदारी से काम कर रहा है, ईमानदारी रखना बड़ा टेढ़ा है। 20% 40% का खेल चल रहा है चारों तरफ, फिर भी मजबूती के साथ आपकी सेवा में लगे छोटे भाई राजू राम खोजा। अरे कुछ नाम तुम्हारे भी लिख दो ना 5-7, क्यों नहीं लिख के दे रहे हो? फिर कह दो कि मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नहीं लिया, मान लिया ठीक। यहाँ लगे हुए भाई दिनेश जोंदवाल, थान सिंह डोली और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अभी हमारे सबके बड़े भाई, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और आप सबके लाडले जो रात और दिन इस पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, पूर्व मंत्री दिलीप चौधरी जी, हमारी मातृशक्ति ओम जी डूडी विश्वविद्यालय के हमारे साथी, जब हमारा राजनीति करते थे ओम जी यहाँ करते थे, दोबारा चुनाव लड़े नहीं तो जीत जाते, बहुत कम अंतर से हारे थे। और ये सारी टीम, क्योंकि पूरी आरएलपी पीछे बैठी है, नाम मैं भूल जाऊंगा, सम्मानित मंच, भोपालगढ़, मंडोर और पूरे इलाके से आए हुए हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद के अंदर उपस्थित मातृशक्ति, शायद यहाँ की प्रधान जी के परिवार में कोई गमी हो गई थी, नहीं तो वो भी हमारे बीच उपस्थित रहते। और मुझे याद है जब मैं सोइला के स्कूल के कार्यक्रम में गया था तब मातृशक्ति ने मुझे कहा था कि साहब हम थक गए, आप जल्दी आओ। मैंने कहा तुम थकने वाले नहीं हो, भोपालगढ़ ने तो कईयों को थका दिया और कईयों को भगा दिया। मजबूत रहो, थोड़ी हिम्मत रखो, जो काम आप चाहते थे वो काम तो आपका ऐसे ही हो जाता है। सब जगह मैं कौन सा जाता हूँ, आधी जगह तो राजू दिलीप जी यही जाते हैं,
काम हो रहा है, जहाँ भी जाते हैं पार्टी के नाम से काम हो जाता। सरपंच साहब ने बड़ी जिद करी, शांतनु जी, इनकी पूरी टीम ने, घेवर जी ने, कि आपको आना पड़ेगा, हमारे धरने में हमारे बीच बैठना पड़ेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा, धरने में बैठूंगा और फिर जो आप कहोगे सारा काम करा के जाऊंगा। ये मैंने इनको वचन दिया। आज जो हालात देश और प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, आपको धरनों की आवश्यकता नहीं। हमारी माँ बहन बेटियां धरने पे बैठे और हमारे समाजों के किसानों के प्रतिनिधि साइड से हॉर्न बजाते हुए निकले, या ये पता करे कि देखो भीड़ कितनी हुई है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। एक दिन एक उनको भुगतना ही पड़ेगा, नहीं तो समय बलवान है, ये समय का चक्र है। कहाँ तो जोधपुर किन के नाम से जाना जाता था और कहाँ जोधपुर की स्थिति दशा कैसी हो गई। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के लोगों को, मेरे भाइयों को। जब 18 में पार्टी बना के आगाज किया, आपके बीच आशीर्वाद लेने के लिए उतरे, तो भोपालगढ़, खींवसर और मेड़ता के किसानों जवानों ने मुझे सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया। बायतू जाइल सहित राजस्थान के 20 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर पैसा एक भी नहीं था, खुद ही लड़ रहे थे। कई गाड़ियों में तेल खत्म हो जाता था तो धक्का स्टार्ट गाड़ी भी चला रहे थे, और 10 लाख वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 18 के अंदर आपने दिए। और उन 10 लाख वोट की ताकत का ही परिणाम था कि कांग्रेस का 19 में गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। गहलोत का बेटा जोधपुर से हारा, वो आरएलपी के गठबंधन की वजह से हारा था भाइयों। लेकिन मैं जब यहां से चुन के गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार आप एक ही बात कहते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए जाके, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ गए। मैं गोदी से बाहर आना चाहता था, मैं गोदी में नहीं बैठा था। पार्टनरशिप की थी। पार्टनर तो हर आदमी बन सकता किसी का। वो पार्टनरशिप ये थी कि जवान किसान को जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी, सत्ता हमारे हिसाब से नहीं चली तो सत्ता को ठोकर मार के मैं किसानों के साथ सड़कों पाऊंगा। जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी, तीनों काले कानून जब आए, अब आप सुनना इस बात को, हमारे पहले नेता थे उत्तर प्रदेश हरियाणा के, चौधरी चरण सिंह जी कहाँ के थे जो प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश के गांव से आते थे। सर छोटू राम जी हरियाणा पंजाब जो सूबा था सम्मिलित, उसके अंदर आते थे। चौधरी देवीलाल जी जिन्होंने किसान का कर्जा माफ किया पहली बार इतिहास के अंदर, वो हरियाणा की धरती से आते थे। हमारे राजस्थान के नेता जो हमारे बीच बड़ी बड़ी डींग हाँकते थे कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, अभी मैं जयपुर जा रहा हूं, अभी करवा के आ जाऊंगा, वो उनके चिन्ह लेके और आपके बीच आते थे। कभी मैं तो उस पार्टी में, मेरे पिताजी थे लंबे समय तक, कभी चरखा आता, कभी गाय बछड़ा, कभी चक्कर। ये चक्कर तो लास्ट तक हमारे खाते में ही रहा दिलीप जी। 1993 में मेरे पिताजी चक्कर से ही लड़े चुनाव, लास्ट तक सब छोड़ गए ना, तो भी हम वहीं बैठे रहे चक्कर के अंदर, क्योंकि एक बार पकड़ लिया छोड़ नहीं सकते। अब देखिए, जब तीनों कृषि बिल आए, अब आप ये कहोगे कि हनुमान जी आपने क्यों छोड़ा मोदी जी को? मैंने इसलिए छोड़ा कि हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली के किसानों ने कहा कि हमारे किसान नेताओं ने हमेशा रखवाली करी आपको और हमारे नेताओं के जंग लग गई, इसलिए हनुमान जी आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आप तेजा जी के भक्त हो, कुर्बानी दो। तब मेरे सामने एक ही, मैं ऐसी जगह खड़ा था जिस तरह महाभारत में अर्जुन की स्थिति थी कि सामने भी अपने, इधर भी अपने, मैं युद्ध लड़ूं कि नहीं लड़ूं। एक तरफ सत्ता थी जिसमें मैं मोदी जी के साथ ये शेखाव जी घूम रहे हैं वैसे बैठ सकता था, और दूसरी तरफ वो किसान, वो जवान, वो मेरे डीएनए वाले भाई बंधु थे जो जट सिख, जाट, दूसरी तमाम कम्युनिटी लड़ रही थी मोदी के खिलाफ। मुझे फैसला करना था कि मैं मेरे भाइयों के साथ जाऊं या सत्ता का दामन थामूं। भाइयों, एक सेकंड नहीं लगाया, राजस्थान में कोई आंदोलन नहीं था,
कृषि बिलों के बारे में लोग जानते भी नहीं थे, क्या थे कृषि बिल, आज भी नहीं पता लोगों को। वो पंजाब हरियाणा यूपी का आंदोलन था, और जब पंजाब का भाई तकलीफ में था तो हरियाणा का भाई आगे आया, यूपी का आया, दिल्ली का आया। और जब नेताओं के बलिदान की बारी आई उत्तर भारत के अंदर, अगर जाट समाज में से मोदी की सत्ता को किसी ने ठोकर मारी, तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने आपका सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। लोग ये छोटे बच्चे हैं ना, ये अपना खिलौना किसी को नहीं देते, मांग कर देख लो, अरे रमतियो दोगे कोई ना, कौन दो ना। हाँ, सत्ता कौन छोड़ता है? सत्ता के लिए तो हमारे लोगों ने क्या क्या किया। हमारे लोग उस अशोक गहलोत के अंडर में काम करने लग गए, जिसको पूरे जीवन गाली दी थी। याद करो, जब गहलोत की सरकार गिर रही थी, हनुमान बेनीवाल कहां खड़ा था? सरकार गिराने वाली जगह। और जो गहलोत को गाली दे रहे थे, उनके बच्चे किनके साथ खड़े थे? गहलोत के साथ, और ऐसे कर रहे थे। याद है तुम्हें? कोरोना के बाद तो याद ठीक हो गई होगी वापस, जवानों की तो जा रही है, बुजुर्गों की याद वापस आ रही है। कोविड के बाद ठीक हो रहा है, नई लेट चल रही, मेडिकल साइंस कह रहा है। याद करो, हमारा कोई अशोक गहलोत से बैर नहीं था, जाट माड़ी का कोई झगड़ा नहीं था। भोपालगढ़ में जब लेवी का आंदोलन हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, जाट समाज के नौजवानों के साथ माड़ी समाज के नौजवान ने भी सीने पे गोली खा के किसान एकता का संदेश दिया था। सिर्फ झगड़ा एक ही था कि परशुराम जी मदेरणा कहते थे कि अशोक गहलोत मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनने दे रहा है, यही झगड़ा था ना। तो फिर मुख्यमंत्री बने थे, विधानसभा अध्यक्ष क्यों बने? अब वो दुनिया में नहीं, अच्छे आदमी थे। मैं तो मदेरणा जी 1993 के अंदर जब धरना दे रहे थे, 93 मैं कॉलेज का अध्यक्ष था, मुझे फोन किया कि मारे आगे 50 छोरा लेर बैठ लो, 50-60 दिन स्टेचू सर्किल पे, उनके साथ रोज बैठता था। एमपोर्ट एग्रो जिसमें भैरू सिंह जी के नाम की FIR हुई थी, पुराने लोग सारी बातें जानते हैं, मैं उनके विरोध में नहीं हूं, समय था। लेकिन मैं उनको जब मानता जब वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनते और ये कह देते मैं बनूंगा तो मुख्यमंत्री बनूंगा, नहीं तो कांग्रेस की सेवा करूंगा, मुझे भी अच्छा लगता। बन तो गए। मुख्यमंत्री कौन था? अशोक गहलोत। विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? परशुराम जी मदेरणा। इनकी पोती कौन सी पार्टी में? कांग्रेस में। गहलोत की सरकार गिर रही थी, पोती किधर थी? गहलोत के साथ। बयानबाजी क्या करते हैं? हनुमान बेनीवाल और अशोक गहलोत मिले हुए हैं, तो मिला हुआ अशोक गहलोत से, तो उसके बेटे को किसने हराया? मैंने जो हराया था। अगर मैं नहीं आता तो जीत जाता, और जीत जाता तो अशोक गहलोत के मन में ये रहती कि मैं कभी हारा नहीं। और घर में ये बात चल पड़ी, वैभव के बच्चों ने कहा दादाजी आप काहे के जादू करो, आपने हमारे पापा को हरा दिया। तो मैं नहीं कह रहा भाई, अब आपके बात समझ में आ गई ना धीरे धीरे सारी, कि अभी भी 300-400 साल और लगेंगे। 300 साल। अभी समझदार बनो, मेरे से कोई नाराजगी हो, मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूं तो मुझे अलग से बात करो, लेकिन ये तो देखो स्टेट से भी लड़ रहा हूं। आज भजनलाल के खिलाफ बोलने की अगर ताकत किसी के अंदर है, आज भजनलाल के समोसे अगर किसी ने याद दिलाए राजस्थान के अंदर, हनुमान बेनीवाल ने याद दिलाया कि भजनलाल जी कान्हा के समोसे खाते हैं, किसी को पता ही नहीं था इस बात का। ये मैं ही तो लाया बात, पता था क्या पहले कि कान्हा के समोसे हर 1 घंटे में 2 समोसे खाते, किसको पता था? मैं लाया भाई ये बात। वसुंधरा को 7 समंदर पार कहती थी, मैं पहले वसुंधरा कहती थी, मैं उसके साथ था कि मेरे को वसुंधरा चौधरी मत कहो, मैं तो सतराणी हूं। अब तो सतराणी तो मैंने कहा जाट भी इस देश के अंदर शहीद हुए भाई। धौलपुर भरतपुर से लेके नाभा पटियाला तक 13-14 स्टेट जाटों की थी। तो क्या क्षत्रिय नहीं जाट? क्षत्रिय कौन होता है? जो लड़ता है वो क्षत्रिय होता है। और जो लड़ता है, जो गरीब की सेवा करता है और परोपकार के लिए लड़ता है, वही क्षत्रिय होता है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे लड़ूंगा उसके पैसे दूंगा, पैसे लूंगा, ये मेरा स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, वो क्षत्रिय नहीं कहलाता। क्षत्रिय वो होता है जो निस्वार्थ भाव से लड़ता है। और राजस्थान की राजनीति के अंदर अगर दोनों दलों के खिलाफ कोई लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा है, वो सत्य की भूमिका अंदर लड़ रहा है। और मैंने यह भी कहा था कि जाट, गुजर, मीणा, यादव तमाम जातियां क्षत्रिय है,
ऐसा नहीं है कोई आदमी कह दे मैं ही क्षत्रिय हूं, किसने सर्टिफिकेट दिया, कहां छपा, बताओ मुझे, वो लिखाया था क्या कहीं से? जो लड़ते हैं वो क्षत्रिय हैं। एक भाई व्यापारी हो सकता है, एक फौज में हो सकता है, जो फौज में लड़ रहा है वो क्या है? क्षत्रिय की परिभाषा बताओ। अरे सबसे ज्यादा हम ही लड़ रहे हैं, 62, 65, 71 कारगिल के अंदर एक तरफ पूरे शहीद थे देश के और आधे जाट समाज के थे। कितने? भाग दो, आधे हमारे आधे में पूरा देश था भाई। देख रहे हैं हम जहां पे खड़े। मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करता, लेकिन आप टारगेट करो कि देश सेवा ये करे, अन्न उत्पादन ये करे, रैलियों में आए, वोट इनके लो और सत्ता में इनकी भागीदारी मत दो। और जब सरकार बने और मंत्री बनाए, जब चुन चुन के देखो कि कमजोर कौन है, कायर कौन है, व्यापारी कौन है, उस जाट को ढूंढो जो डर जाए, उस जाट को जाट के खाते में मंत्री बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कितने जाट मंत्री राजस्थान में बता दो। पहली देश की सरकार है जिसमें एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है आपका। 52 से लेके आज तक 5 मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जिसको हम करें। भाइयों, जागना होगा, और जागना इसलिए भी होगा कि यूपी, बिहार, हरियाणा, तमाम स्टेट में आप देखते हैं 2 जातियां जब मिली तब तीसरी ताकत खड़ी हुई। एक जाति जाट आ गई, अभी तो आपको मिलना 20-22% से ज्यादा पॉपुलेशन है आपकी, या तो मुस्लिम आपके साथ आ जाए राजस्थान का, और या शेड्यूल कास्ट के भाई आ जाए। 2 जातियां आते ही आपकी सीट जाती है 125, सीधी 125 जाती है। तो 2 जातियां कौन लाएगा? मैं तो लड़ ही रहा हूं आपके सामने, हमेशा लड़ा। कई लोगों को गलतफहमी है, कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो बिना गठबंधन जीतते ही नहीं। तो फिर 13 में कौन सा गठबंधन था? मेरा खींवसर में जीता था ना 2013 का चुनाव, और 18 में बिना गठबंधन था ना, और 23 में अगर मैं कांग्रेस से 23 में अलाइज करता तो कांग्रेस की 130 सीट आती राजस्थान के अंदर। लेकिन मैंने जबान दी थी आपको, मैं कांग्रेस बीजेपी से गठबंधन नहीं करूंगा, अकेला चलूंगा। हाँ, ये सही है कि आप लोग इस बात को समझ नहीं पाए, मुझे नहीं समझ पाया। पहले भोपालगढ़ मेड़ता हाथ से गया, खींवसर जाते जाते बचा, और फिर खींवसर को भी आप लोग लेके बैठ गए। एक ऐसे आदमी को चुनाव जिता दिया जिस आदमी को अखबार पकड़ना नहीं आता, आपने उस आदमी को मेरे सामने जिता दिया। भोले हो आप लोग, उसका इलाज कुछ भी नहीं, उसका इलाज कुछ भी नहीं है। आज भोपालगढ़ के लोग आए नागौर आवास पे 100 की संख्या के अंदर। मैंने कहा आप यहाँ क्यों आए? कि आपसे मिलने के लिए। तो मैं भोपालगढ़ धरना दे रहा हूँ, आप वहां चलो, पूरे दिन आपके साथ हूं। जब तक आप ये नहीं समझोगे कि हमारा नेता सुबह कहाँ है, शाम को कहाँ है, और बिना वजह उसको तकलीफ नहीं देनी, वजह होगी तो अपना आप बीच आएगा, तब तक सरकार में आप कभी नहीं आ पाओगे। ये बात अच्छी तरह सुन लेना आप। घर के वहाँ एक कटको नहीं, अपने लोग तो सगे भाई लड़ते हैं, कहाँ से आप सरकारें बना लोगे? लेकिन बात मैं संदेश आपको दे रहा हूँ, आप पता करो कि मैं कहाँ पे हूँ, तभी आप आओगे। तेल कितना महंगा है, दिल्ली, जयपुर, जहाँ रहे, ऐसे नहीं। एक आदमी है, थक जाएगा, इतने सारे काम काज बताते हो। इतने तो बीजेपी के नेताओं के पास अर्जियाँ नहीं आती जितने मेरे पास आती। रोज 10 किलो, 5 किलो, 15 किलो कागज बताओ, इन कागजों कहाँ ले जाकर डालूं मैं? मुझे टाइम भी दो, मैं जाऊंगा, करूंगा, प्रयास करूंगा, सड़क पे बैठूंगा, कोई मंत्री से मिलूंगा, दिल्ली में जाऊंगा, तभी तो काम होगा। थोड़ी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तभी सरकार बन सकती है। नहीं तो मुझे नहीं लगा, मेरा भी टाइम खराब हो रहा है और आपका भी टाइम खराब होता ही दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा 28 अंतिम लड़ाई है। 28 के बाद अगर परिणाम अच्छे नहीं आए तो मैं अलग दल के साथ लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, इसके बारे में मुझे खुद को ही विचार करना है। फिर आपको नहीं पूछूंगा कि मुझे क्या करना, क्योंकि आपको तो पूछ ही रहा हूं मैं। 2000 से लेके और 26 साल तक आपके लिए लड़ा। लोग 6 महीने नहीं लड़ सकते। बड़े बड़े नेताओं को देखा मैंने, दिन में मुझे गाली देते हैं, रात को अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मेरे घर आके कहते हैं आपके पिताजी से हमारे संबंध थे, फलाना चुनाव के अंदर हमने पेटी लेके भाग गए, बूथ कब्जा किया, हम तो आपको ही है, पूरे जीवन आपको ही थे। मैं कहता हूँ ठीक है, मदद करो। मदद करता हूँ, और मदद सबकी करी मैंने। 18 में दिव्या मदेना की मदद नहीं करता ना तो विधानसभा नहीं देखती।
और ज्योति मिर्जा को मैं नहीं लाता। कौन ज्योति थी लोग जानते नहीं थे। और अब की बार नागौर में मदद उसकी कर दी जो देख लो आप राजनीतिक रूप से क्या थे। और 18 में जो सबसे ज़्यादा मुझे गालियाँ दे रहा रिछपाल, उसके बेटे को भी जिता दिया। और एक नहीं जिताया, ऐसे राजस्थान में 30 से 40 लोगों की मदद की और जाट समाज की नहीं की। बाबूजी को पता है कि राम सिंह जी के परिवार की भी मदद की थी 18 के अंदर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इन बातों को समझता हूं। राम सिंह जी मजबूत नेता थे। राम सिंह जी ने कभी जाट और बिश्नोई के अंदर भेद नहीं किया। वो हमेशा कहते थे बिश्नोई जाट हमारे भाई हैं। और बिश्नोई समाज जाट समाज से 99% जो बिश्नोई बने थे वो जाट समाज से ही अलग हुए थे। 29 पंथ को अपनाया था। ये राम सिंह जी के विचार थे, तो मैं उनको पसंद करता था। परिवार संकट में था, टेलीफोन आया, मदद करनी है, कर दी मदद। और एक नहीं की 40 मदद की राजस्थान के अंदर। इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और आप लोग कहते हो हनुमान जी को गुस्सा बहुत आता है। अरे गुस्सा आता है जब तक तो एमपी बन गया। अगर गुस्सा नहीं आता ना तो नागौर के लोग तो एमपी में भी हरा देते मुझे। 35-40% लोग चले गए ज्योति मिर्जा के साथ। और क्यों गए? क्या साहब आप तो मंत्री बने दिल्ली में। अच्छा क्या कर लोगे आप? मंत्री बने थे ना पहले, राम निवास जी बने थे। अरे साहब हनुमान जी तो सड़कों का शिकायत करे। अच्छी सड़कें बननी चाहिए, अच्छे कॉलेज बनने चाहिए, विकास की बात करते हैं। और उनसे तो हर कोई जाके सीधा मिल लेता है। नहीं तो ज्योति जी से मिलने के लिए किसी को ढूंढना पड़ता है। हर गांव में एक आदमी जाएगा, पहले उसके पास जाओ, फिर वो गाड़ी लेके जाएगा, फिर वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो लोगों को भी तो मज़ा आता है इस बात के लिए। गुलामी करने में आनंद आता है लोगों को। मेरे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं मेरे। मैं तो खुद आपके बीच हूँ। अगर आप नहीं आओ मुझे बता दो, मैं खुद आ जाता हूँ। मुस्लिम भाइयों का बहुत योगदान रहा नागौर की सीट के अंदर। 2 लाख वोट दिए एक तरफा, एक वोट भी इधर को नहीं होने दिया। तब जाके 40,000 की जीत हुई। नहीं तो जीत होनी चाहिए थी 5 लाख वोटों। क्यों मैक सिंह जी? कोई जीत थोड़ी थी। क्या जीत थी? माडा ही मानो मैंने जीत है ना। एक सीट उठाई हो जीत हो। भोपालगढ़ से तो जो और मजबूत होंगे उनको आप तो ये तय करो। अब 28 में आपको ये देखना है जो भी बोतल का चिन्ह लेकर आएगा वो हनुमान बेनीवाल है। ये तय करना है। पुखराज जी को आप पार कर देते, लेकिन वो सीधे ज्यादा थे। 5-7 हजार वोटों का तो गड़बड़ हुआ। इतना ही हुआ, ज्यादा नहीं हुआ। सेकंड नंबर रहे थे। अपने आसपास की जो टीम है ना वो समझती नहीं कि आगे क्या होगा। छोटी सी बात पे लोग कैसे नाराज होंगे। मेरे से नाराज होते 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 खींवसर में 7-8 हजार तो हो ही गए। भाई आ रही और क्या भाई नाराज हैं कि साहब तो माने टाइम ही कौन दे हुए, मारे करने कौन रहे, 24 घंटा मारे करने ही रहे, घर ही बैठा रहो, है ना। तो फिर राज कैसे बनेगा? खींवसर में जाऊं तो राज सरकार नहीं बनेगी भाई। कोई नहीं, हार गए तो हार गए। भगत सिंह जी ने कौन सा राज किया था? वो अगर सोच लेते कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो फांसी पे थोड़ी चढ़ते। भगत सिंह जी को पूछा था जब वो जेल के अंदर थे, जब भगत सिंह जी को फांसी की सजा सुनाई तो क्रांतिकारी जेल के अंदर घुस गए थे और सामने वाले बैरक से पत्थर पर लिख के कागज भेजा कि हम जेल तोड़ के आपको ले जा रहे हैं। तो भगत सिंह ने वापस क्या लिखा उसको सुनो आप लोग। भगत सिंह जी की उम्र 23 साल थी। भगत सिंह जी ने लिखा कि जेल तोड़ के मुझे ले जाओगे, देश के नौजवानों में जो उबाल है, जो भारत माता को आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो वो मेरी फांसी के जो ऑर्डर हुआ है उसके बाद उबाल आया है, कहीं ऐसा नहीं हो मैं जेल से बाहर चला जाऊं और उबाल खत्म हो जाए और अंग्रेज फिर राज करे। इसलिए मुझे फांसी पे चढ़ना ही होगा। भारत माता मुझे पुकार रही है। हनुमान बेनीवाल से पहले बहुत से बड़े नेता है। वीर तेजाजी महाराज का मंदिर छोड़ के जयकारा भी नहीं लगा सकते। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता कभी? क्या 52 से लेकर 2008 तक चुनाव नहीं हुआ था? इसमें याद किया तेजाजी महाराज को। मैंने याद किया
सारी चीजें मेरे पे डाल दो आप। मंदिर भी मुझे ही बनाना है, आपको सरकार भी बनानी है, और वोट भी पूरे आप नहीं दोगे, मुझे हराना भी है। अब तो एक चीज का इंतजार करो, हनुमान जी की गोली कब लग जाए वो भी इंतजार कर लो, फिर बाद में रो लेना बैठ के, यही करोगे लास्ट के अंदर, ठीक है। फिर भी मैंने कहा हाँ करूंगा। चाहे उस गांव के अंदर जाट समाज के 60% वोट मेरे खिलाफ पड़ते होंगे, फिर भी जयकारा लगा के वहां खड़ा रहता हूं। वहां तो झगड़ा इस बात का होता है कि हनुमान जी मेले में नहीं आने चाहिए। अब बताओ, मैं अगर ये बोल दूं कि मैं मेले में नहीं आऊंगा तो मेला भरेगा क्या? आप खुद ही बता दो, भरेगा? पहले भरतो नाडी की साइड में तालाब गए, मूर्खों को कौन समझे? 50 मूर्ख होते हैं, वो बैठ जाते हैं, जिनको घर में कोई पूछता नहीं, अब उनको बना दिए, पंचायतें दे दी। तो ऐसे लोग हमेशा नासमझी की बात करेंगे, लेकिन लोगों की गालियां खा के भी पूरे देश के किसान विरोधी जो लोग हैं उनसे दुश्मनियां लेके हनुमान बेनीवाल इस कौम को सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। एक बार मैंने भाषण देते थे तो अजमेर की बात है, रजनीगंधा खाता था मैं उस समय, तो एक लड़का खड़े होकर बोला आप तो नशे के खिलाफ बोल रहे हो, आप तो रजनीगंधा खाते हो। मैंने कहा छोड़ देता हूँ, ले मेरा रजनीगंधा ही अगर तुझे दिक्कत दे रहा है तो मैं ये छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम नशा मत करो। मेरे भाइयों, बार बार अच्छे नेता नहीं मिलेंगे तुम्हें, और जो अच्छा होता है उसी के अंदर करंट होता है, वही गुस्सा कर सकता है। और मैं किसके लिए अच्छा हूँ? आपके लिए। मेरी जांचें करा रहे मोदी अमित शाह, रोज करवा रहे हैं। ये भजन लाल का तो काम यही बचा है, ये तो सुबह शाम तक 10 आदमी मेरे पीछे लगा रखे इसने। मुझे लग रहा है कि भजन लाल जी का भी बुलावा अब आ गया, जल्दी 10, 15, 20 दिन में कभी भी ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे। और जिस दिन ये पूर्व मुख्यमंत्री घोषित हो जाएंगे उसके बाद अलग ही स्थिति होगी। अब समझ लो क्या होगी, जान गए आप? ए छोरा दौड़ ला रहा, गाड़ियां ले उड़ा रहा, अरे भजन लाल हैं। ना समझ व्यक्ति है, समझता नहीं है, बहुत घमंड अभिमान आ गया, भूल गया अपना इतिहास कि मुख्यमंत्री कैसे बना था। ऐसे ही बना दिया, इसको बना दो। कई बार बड़े लोग करते ना, बना दिया। और कौन सा संघर्ष को पहले जानते थे आप? सीएम बनने से पहले भजनलाल का नाम सुना था क्या है? और मुर्मू का सुना था क्या? मुर्मू का कब सुना? और अब ये जो उपराष्ट्रपति है इसका थोड़ी जानते थे ना। दिल्ली वाले तो क्या करते हैं, यूं करते थे, जो उनका मेल निकलता है ना उसको कहीं न कहीं डाल देते मेल को, तो मेल ही और क्या चारों तरफ। लोग बताओ क्या है, कौन है, कहां चला के बिठाए? जानते हो क्या जनता के नेता है? ये 5000 वोट ले सकते हैं, अपनी खुद की औकात है इनकी। अगर कमल का फूल छीन लो इनसे, इनके 2500, 1500 और 1800 वोट। ये कमल का फूल है भाई। मैं रहा था इनके साथ, मैं रहा था, मैंने इनको परेशान कर दिया, और इतना परेशान कर दिया कि उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से समझौता किया कि हनुमान जी को हराना चाहे कुछ भी करना पड़े। और कांग्रेस के बिकाऊ नेता उन्होंने कहा साहब पेपर लीक के मामले में हम पकड़े जाएंगे। बोले नहीं पकड़ने देंगे, हनुमान हारना जरूरी है। आप देखिए कि हनुमान के नाम से देश के अंदर नेताओं में कितना खौफ है, ये आपका आशीर्वाद का ही परिणाम है। लोगों को मैं देखता हूं, नए एमएलए बनते हैं, होटलें, कारोबार, हवा में उड़ना और बंद कमरे में जाकर लोगों के पैर पकड़ लेना, यही धंधा उनका। अब यह तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे सबकी, आप रोज देखते रहो कि भाई कौन पैर कितने बजे पकड़ रहा है, कौन कैसे कर रहा है। ये तो हम कर नहीं सकते, वो संस्कार मेरे अंदर नहीं है। लेकिन जितने राजस्थान में नेता घूम रहे हैं, अगर इनमें से 20% लोग भी स्वाभिमानी हो, जैसे दिलीप जी स्वाभिमानी हमारे साथ लड़े, ऐसे 20% किसान के बेटे सोच ले कि हमें राजस्थान को बदलना है। एसआई भर्ती का मामला आप देखो, 800 में से 600 फर्जी, सारे फर्जियों से लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा। बच्चे उनके पास पैसे नहीं फीस के, कहां जाएंगे, किसके पास जाएंगे? लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपका भाई लड़ रहा है। जैसे ही जीत होती है, भजन लाल के साथ एक वो कृषि मंत्री बयान दे देता है,
कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने देश को आज़ाद कराया। भजन लाल, हम अपील नहीं करेंगे और 3 दिन बाद अपील कर देते हैं। ये कैसी सरकार है? ये दोगली सरकार है जिसकी कथनी और करने के अंदर कोई अंतर नहीं। सुबह बयान कुछ, दोपहर को कुछ और रात को कुछ। और अब तो भजन लाल जी को मजा आने लग गया। परसों का बयान देख रहा था, कह रहे थे एक किसान साल में 25-30 दिन काम करता है। देखा था बयान? हाँ, तो इससे अंधा। और कह रहे मैं भी किसान था। किसान 25-30 दिन काम करता है तो खेत में क्या भजन लाल काम करता है? क्या कौन करता है? काम तो हम खुद ही करते हैं। ये राजस्थान का दुर्भाग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा, अगर आपको बीजेपी की इज्जत बचानी है, कांग्रेस का जो 21 सीट का सबसे कम का जो रिकॉर्ड है कांग्रेस पार्टी का 21 का, अगर आप चाहते हो रिकॉर्ड 21 से 11 पे आ जाए तो आप जानो और भजन लाल को हटा दो। 21 से 22, 25, 28 तो आ जाएगी। सरकार तो तुम्हारी कहीं नहीं आएगी। बीजेपी वाले भूल जाओ। और ये भी ध्यान रखना कि बीजेपी जब सरकार से हट जाएगी, इस बार बीजेपी के नेताओं की वो स्थिति होगी राजस्थान के अंदर, जिस तरह महेश जोशी पकड़े गए, जिस तरह सुबोध अग्रवाल पकड़ा गया, बीजेपी के नेताओं की गिरफ्तारी की लाइन भी राजस्थान में लग जाएगी। इस बार राजस्थान का नौजवान कांग्रेस पार्टी को भी सत्ता में नहीं आने देगा। राजस्थान का नौजवान इस बार कांग्रेस बीजेपी को घर बिठा के तीसरा मोर्चा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सरकार बनाएगा। एक ही आह्वान आपको करता हूं, सब लोगों को साथ जोड़ के चलो और याद रखो कि बुरे वक्त में हमारे काम कौन आया था। पहले के जमाने के अंदर लोग किसी को रात चलते अगर पानी पिला देते थे, किसी को गाड़ी में बिठा लिया, उस बात को 2 पीढ़ी तक याद रखते थे। अरे साहब उनके घर गए थे, चाय पिलाई, पानी पिलाया, बैलों को चारा खिलाया, उस वक्त गए थे, उन्होंने रास्ता बताया। वो बहुत, अब आजकल लोगों को क्या हो गया, हर 15 दिन में भूल जाते हैं, हर महीने में भूल जाते हैं। मैंने इतना बड़ा बलिदान दिया, कायदे से तो मुझे खाली बयान ही देना चाहिए। अशोक गहलोत क्या कर रहा है आजकल बताओ? खाली है, सिर्फ बयान देता। कभी आंदोलन करते देखा क्या अशोक गहलोत को? और सचिन पायलट को देखा क्या? वो कह रहे हैं कि धूप में जाता हूं तो डॉक्टर ने कह रखा है कि मेरा रंग काला हो जाएगा। बताओ, एक गाना ना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी, एक गाना था ना, वो पिक्चर का था। अब चला गया, तुमने सुना? गोरा रंग काला ना पड़ जाए। वो कह रहे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि पायलट साहब आप धूप में मत जाओ, नहीं तो आपका रंग काला पड़ जाएगा। और हमारा रंग का आता पता ही नहीं कुछ, अब पता ही नहीं कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं। सब तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है जिसके चलते चलता ही जा रहा हूं। और हर आदमी आता है मेरे से उम्मीद रखता है साहब। कई लोग तो ऐसे कहते हैं साहब ठाके स्वामी मोदी कहीं हैं, तो मोदी तो प्रधानमंत्री और कहीं हैं। कितना भोला है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा ही रखोगे हमेशा? हाँ साहब, तो ऐसा रखो, बाहर ही खड़ा रहूंगा, राज में तो आ नहीं सकता। तो ऐसे रखते रखते हो जाना, फिर चले जाना, और क्या होगा। साहब भजन लाल थारे सामने कहीं? हाँ ये सही है, कमरे में बंद कर देना मेरे को, भजन लाल को, फिर तो मेरे सामने कुछ भी हो नहीं है। लेकिन अभी तो सीएम है ना वो राजस्थान का, कमरे में हम 2 ही जने हो, तब तो भजन लाल खुद कह देगा हनुमान जी बड़े, मैं नहीं हूँ। वो कमरा बंद हो बाहर से और हम दोनों अंदर हो, वो स्थिति आएगी नहीं अभी, ठीक है। इसलिए अपने को इस चीज़ का ध्यान रखना विशेष रूप से। पंचायत चुनाव आ रहे हैं, सरकार कितने हल्केपन पे उतर गई। चाहे जैसे पंचायतों को तोड़ा, हमें कमजोर किया, लेकिन फिर भी चुनाव आएंगे। कहीं ऐसा नहीं हो पंचायत चुनाव में तो वोट दे दो और विधानसभा में कह दो कि अभी तो दिए थे आपको 1 साल पहले, अब मत दो। लगातार ये तय करो कि हमें राजस्थान बदलना है, पहले पंचायत राज व्यवस्था के अंदर भ्रष्टाचार बदलना है, इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को वोट देंगे। बावड़ी में प्रधान है कि नहीं आपका ईमानदार? ऐसे राजस्थान में हो जाएंगे सारे के सारे। और आप चाहोगे तो जोधपुर का जिला प्रमुख भी आरएलपी का बन जाएगा। बहुत बड़ी ताकत हमारे साथ खड़ी है। नागौर, डीडवाना, कुचामन, सीकर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर, भरतपुर, डीग, अब देखो ना किस तरह का उबाल इस राजस्थान के नौजवानों के अंदर आ रहा है। देश में बात चलती है
अरे साहब राजस्थान वाले कब जगोगे? हरियाणा में तीसरा मोर्चा, यूपी में, पंजाब में, सब जगह नई सरकार है, लेकिन राजस्थान में वही बात, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, और फिर भी लोग वोट नहीं दे रहे हैं। परेशानियां मेरे गले के अंदर। आपको 81 दिन हो गए धरना देते हुए। साधु जी बताओ, कांग्रेस के कितने नेताओं ने आपसे बात करी है धरना स्थल पे आके? बताओ, आए थे क्या? कोई एमएलए पूर्व मंत्री आए कांग्रेस के? नहीं आए ना। जबकि आधी कांग्रेस पार्टी के इनके परिवार के साथ रहे लोग बैठे थे। परशुराम जी को तो हम सारे ही वोट देते थे कि नहीं देते थे? पहले नाथुराम जी को सबने वोट दिए, हम लोगों ने, हमारे परिवारों ने वोट दिए। भाई झगड़े किए, बूथों पे झगड़े किए, और वो दुश्मनियां जो हमें लास्ट तक जेलों का रास्ता देखा, उनके परिवारों की दुश्मनियां थी, वो तो भूल गए दुश्मनियों को। हमारे गले में डाल के कोई दिल्ली भाग गया और कोई बाहर भाग गया, लेकिन हम वही हैं, भागने को जगह नहीं, भी कहाँ जाएं, हमें रहना पड़ेगा वहाँ पर। दुर्भाग्य इस बात का, चलते रहा भी आके कह दे कि बताओ सुख दुख की बात क्या बात है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हमारे किसानों के बेटे हैं, उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, चुनाव के वक्त तुम्हें याद आती है, कम से कम आके रात सवेर मिल तो जाते कि आप 81 दिन से बैठे हो। और ये जो गांव है, करीब कितने गांव हो गए सारे प्रभावित? 50 नहीं, प्रभावित कितने गांव टोटल? 30-40 गांव हैं। इन 30-40 गांवों में कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और आरएलपी, तीनों पार्टियों को वोट मिलता है। उनकी ड्यूटी नहीं बनती दूसरे पार्टियों की, कि माताएं बहनें धूप के अंदर बैठी है, बुजुर्ग परेशान है, जवान के अंदर उबाल है। भाइयों, मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं, शायद मेरे जीवन के अंदर अभी और संघर्ष बाकी है। वो कितने दिन का संघर्ष है वो तो ईश्वर ही जानता है, लेकिन इतना विश्वास आपको दिलाता हूं, मेरी कौम को और किसान को कभी बीच में बेच के नहीं जाऊंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, आपका सम्मान देश के अंदर हमेशा बढ़ाऊंगा, यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाइयों, बड़ी लड़ाइयां अग्निवीर की, नौजवानों के रोजगार की, किसान कर्ज माफी की, जो मुद्दे हमने हाथ में लिए उन तमाम मुद्दों को पूरा कराएंगे। हिम्मत रखें, सारे व्यापारी एक हो गए, सारे राजनीतिक रूप से जो एमएलए एमपी बन रहे हैं वो पैसा कमाने में और दूसरे काम में लगे हुए। अभी अखबारों में पढ़ा होगा आपने, अखबारों ने छापा कि 3 पॉलिटिकल पार्टियों ने चंदा लिया राजस्थान के अंदर, कांग्रेस, बीजेपी और एक शायद कम्युनिस्ट पार्टी का नाम था, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नाम नहीं था, 1 रुपया भी नहीं लिया किसी से। इससे ज्यादा और ईमानदारी के क्या सबूत चाहते हो? काजल की कोठी में रहते हो, दाग नहीं लगे, और वो भी इस आर्थिक युग के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि आपके नेता ने कमीशन ले लिया और आपके नेता ने चोरी कर ली या पैसे कमा लिए या कि बिचौलिए का काम किया। इससे ज़्यादा मजबूती नहीं हो सकती। मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ, आपका सम्मान और आपने जो आदर मुझे दिया, कभी उसको, आपके सम्मान को ठेस नहीं लगने दूंगा। और जहाँ किसान कौम का पसीना बहेगा देश के अंदर, हनुमान बेनीवाल, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमाम उन भाइयों के लिए जिनको मेरी आवश्यकता है, मेरा पूरा जीवन इस किसान कौम के लिए समर्पित है। हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, घबराने वाले नहीं हैं। हो सकता है कि इतिहास ने पूरी बातें नहीं लिखी होगी, लेकिन जो लड़ाइयाँ महाराजा सूरजमल जी ने लड़ी, 80 युद्ध लड़े और 80 युद्ध जीते और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए, घर में नहीं बैठे। यह असली इतिहास है। लोगों का इतिहास सही नहीं लिखा गया भैया, उसमें भी तोड़ मरोड़ कर दी गई। इसलिए चाहते हैं कि एक बार सरकार बना लो, थोड़ा इतिहास को भी सही कर ले किताबों के अंदर, ठीक है? तुम्हारा इतिहास लिखा किसने लिखा? गोकुला जाट कौन था? महाराजा रणजीत सिंह, भगत सिंह, किसने लिखे भाई? कौन थे ये? लिखा क्या किसी ने? ये लिखना जरूरी है। ये लिखेंगे तब हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। कौन लिखेगा? पहले वालों ने नहीं लिखा। भरतपुर, धौलपुर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा,
दिल्ली, उत्तराखंड, इन जाटों को आरक्षण की आवश्यकता कौन दिलाएगा? आपका भाई हनुमान बेनीवाल उन भाइयों के आगे आगे चलेगा। तमाम राज्यों में आरक्षण दिलाऊंगा, धौलपुर भरतपुर के हमारे भाइयों को भी आरक्षण दिलाऊंगा। मैं तो वो व्यक्ति हूं जिसने 2016 के अंदर राजस्थान के अंदर ऐलान किया था कि प्रत्येक जाति का व्यक्ति अगर वो गरीब है, गरीब ब्राह्मण बनिया काइस्थ और राजपूत, उनके बच्चों को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात अगर कोई कह सकता है और वो कलेजा कोई रख सकता है, हनुमान बेनीवाल रखता है। मैं दूसरी जातियों के नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपको तो हमारा आरक्षण से ही प्रेस था, आप तो करेंगे इनको आरक्षण क्यों दिया? अरे छोड़ो, आप ये बोलो कि हमारे को भी दो। मैं हमेशा कहता हूं, लोग लड़के आते हैं आपस में, मैं सिंह जी को पता है कैसा हमारा काम बंद कराए दो, इनके काम नहीं होना। तो मैं कहता हूं नहीं, इसका भी होना है, आपका भी डबल काम करा लो। तो डबल कराते कराते तो होशियार कर दिया ज़्यादा, अब ज़्यादा होशियार हो गए, स्लिप हो गए थोड़े बहुत, इसलिए उग चुक हो गया। प्रयास किया मैंने, भोपालगढ़ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गढ़ है पूरा, जोधपुर बाड़मेर नागौर मेरी ताकत है, सीकर जयपुर बीकानेर मेरी ताकत है, मेवाड़ मेरी ताकत है, तमाम राजस्थान मेरी ताकत है। इसलिए भाइयों ये मत सोचो कि 10 लाख वोट आए तो क्या है, 10 का 1 करोड़ होते हुए समय नहीं लगता। 10 लाख आए हैं और पार्टी बना के देश में संदेश दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मुस्लिम, दलित और ओबीसी का नारा इस बार देश के अंदर लगेगा, राजस्थान में लगेगा। इस बार कांग्रेस भाजपा को घर बिठा के आपके सपनों की सरकार बनाएंगे। ये माताएं बहनें जो खड़ी है, मेरे पास बहुत से डेलीगेशन आते हैं, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता, सहायिका, दूसरे, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए लड़ूंगा और आपको न्याय दिलाऊंगा। और दूसरा, नौजवानों को ये कहना चाहूँगा कि नशे से दूर रहना है। जिस तरह मारवाड़ के अंदर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर के अंदर पंजाब का लगता इलाका है, जिस तरह नशे ने हमारे किसान के बेटों की कमर तोड़ दी। पैसे वाले तो 5% होते हैं, नशे का कारोबार करके राजाराम मिल तो 1-2 बनता है नशे के कारोबारी, बाकी तो कमजोर हो जाते हैं या जेलों में मिलते हैं। क्या गलत तो नहीं कहा मैंने? सही है ना बात? ठीक, बैठ नीचे बैठ रहा, अब आर जी बैठ। नशे की प्रवृत्ति से नौजवानों, मुझे आप ये वचन दो कि जिस नौजवान का, चाहे वो दुख में, तकलीफ में, तुम्हारे साथ क्या दिक्कत है कि तुम कहते हो मैं तो रातों रात करोड़पति बनना चाहता हूं, उसका इलाज नहीं है। करोड़पति घने घूम रहे सड़कों पे, करोड़पति राजस्थान और देश में इतने हैं, मैं से रोज टाइम मांगते, मिलने का टाइम ही नहीं देता, नहीं देता, घूमते रहते यार मेरे को मिलवा दो हनुमान जी से। मैं सिर्फ आप लोगों से प्यार करता हूं। तो करोड़पति बनना ही सब कुछ नहीं होता, और करोड़पति बन जाए और गलत ट्रैक पे चले जाए बच्चे, आज एमडी स्मैक, दारू, डोडा, अफीम और ये एक ऑनलाइन गेमिंग जो हमारे बच्चों को किस दिशा के अंदर ले जा रहा है। हर बच्चा पैसे कमाना चाहता है, गलत दिशा में जा रहा है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख कितने कमा लोगे? और हमेशा कभी हरियाणा की पुलिस दौड़ती है, कभी मध्य प्रदेश की, तो कभी यूपी की पुलिस पीछे दौड़ती है। तो मैं सबको आह्वान करूंगा, नशा छोड़ के एक ही काम में लगो कि 28 में सरकार बनानी है, और यही नशा आप रखो नौजवानों। देखिए ये छोटे भाई बहन, माता पिता, अगर बच्चा पकड़ा जाता है नशे के अंदर तो कितनी बेइज्जती होती है। गांव में लोग कहते देखो उसका बेटा, चौधरी साहब का बेटा नशे में पकड़ा गया, चौधरी साहब का बेटा उसमें पकड़ा गया, बेचारे कितने परेशान होते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूँ, नशे से दूर रहना है, और नशा एक ही चीज़ का रहना है, रखना कि 28 में हमारी सरकार बने, और सरकार के अंदर अगर हमारी भागीदारी रही तो नौजवानों को इतने रोजगार के नए साधन मिलेंगे, इतनी नौकरियां मिलेगी, हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहेगी। मजाल है कि प्रदेश में कोई अपराध घटित हो जाए, मजाल है कि राजस्थान में इस तरह माफिया का राज जो चल रहा है वो राज रहे। भाइयों समय आ गया, अब हमें मजबूती दिखानी है, कूच भी करने हैं, जोधपुर को घेरना है, उसके बाद राजधानी जयपुर को और दिल्ली में 5 लाख लोगों की रैली भी करनी इस 1 साल के अंदर, और दिल्ली को भी घेरना है। पूरा देश राजस्थान के नौजवानों की ओर देख रहा है,
हरियाणा के नेताओं ने हरियाणा के अंदर हमारे समाज के नौजवानों को कमजोर करने का प्रयास किया, झूठे मुकदमे लगवा के उनको जेलों में डाल दिया। उन्होंने सादत दी। देश में दो ही बड़े आंदोलन हुए, या तो हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन, मिलिट्री को पीछे भागना पड़ा, या राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन, इसमें राजस्थान सरकार और देश की सरकार को संदेश दिया कि गुर्जर लड़ाके गोलियों से नहीं डरते। भाइयों, इन दोनों जातियों के अंदर एक कमी आज भी, ये एक दूसरे का कत्ल करते हैं गांव के अंदर, छोटी बात के लिए एक दूसरे को मार देते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बड़े झगड़े नहीं करते। छोटी बात हो भी जाए तो मैं पंचों को कहना चाहूँगा तुरंत राजीनामा कराए, आपस में बिठाए और छोटी मोटी बात घर के अंदर बैठ कर सलटाए, ताकि बच्चे गलत कदम नहीं उठाए। यह आपकी हमारी सबकी ड्यूटी है। और हमारे समाज के साथ साथ शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, दलित, शोषित जितना भी तबका है और हमारे स्वर्ण जातियाँ जिसमें समझदार लोग हैं, उन सबको भी हमें साथ लेके चलना है, तब सरकार बनेगी। सरकार वोटों से बनती है और वोट सबके लगते हैं। लोगों के अंदर ये भावना पैदा करो, लोगों के अंदर विश्वास पैदा करो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस राजस्थान की सबसे मजबूत और रखवाली करने वाली पार्टी है, जो हर वर्ग, हर जाति, जवान, किसान, महिला के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करेगी। लंबा भाषण हो गया और मैं आपको कहना चाहता हूं, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, आंदोलन का पहला मुद्दा जो रिंग रोड है, इसके रिंग रोड के दोनों तरफ सर्विस रोड बनानी है। 60 किलोमीटर का इलाका है, 15 से 16 किलोमीटर बन चुकी, 45 किलोमीटर बाकी है। मैं आपको भी घोषणा कर रहा हूं, अभी बुला रहे हैं अधिकारियों को, ये जल्दी रिंग रोड के जो साइड में सर्विस रोड है इसका काम चालू करवा देंगे। दूसरा एक जगह रेलवे लाइन आ रही है, रेलवे लाइन के अंदर हम नीचे आरयूबी बनाएंगे, अंडरब्रिज बनवा देंगे ताकि सर्विस रोड में दिक्कत नहीं रहे, आराम से लोग निकल सके, उसका भी हम बनवा देंगे। तीसरा, उस साइड के जो लोग हैं, इधर खेतों में गाँव में आने में दिक्कत है, तो शायद कितने जगह कट रखे हैं इन्होंने नीचे? 8। आप एक बार वो अधिकारी आ रहे हैं उनको बता दो, ज़्यादा भी नहीं रखाना, कहीं ऐसा नहीं हो खोखला हो जाए पूरा, हिसाब से जो ठीक है। थोड़ा तो लगना भी चाहिए। रिंग रोड जो बना, इसकी घटिया क्वालिटी की बात कही है, इसकी दिल्ली की विशेष टीम जांच कर लेगी और ठेकेदारों के और जो अधिकारी उनके नट बोल्ट टाइट करवा दूंगा सबका, आप निश्चिंत रहें। वो टीमें भी यहाँ से भिजवा देंगे। राजस्थान सरकार से हम भेजेंगे और दिल्ली भी में एक आपके डेलीगेशन को केंद्रीय मंत्री गडकरी जी से मिलवा के 5 लोगों का डेलीगेशन आपका चलना मेरे साथ। इनको मुआवजा जो मिला है उसमें अंतर राशि, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम, स्टेट गवर्नमेंट से भी रिकमेंड कराएंगे, उनको भी कहेंगे पीछे पड़ के। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ, मैंने आज तक जो भी काम हाथ में लिया, कभी तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से हार नहीं हुई, तो इसमें भी आपका आशीर्वाद से जीत होगी। ये प्रयास हम लोग करेंगे। दूसरे संरक्षित खेजड़ी अन्य वृक्षों की कटाई के बदले नियमों के अनुरूप प्रतिपूरक वृक्षारोपण, ये सारी जो आपने वर्षा जल निकासी, बरसात के पानी की आ गई ना, स्थानीय विशेष, ये 7/300 पर सुरक्षित चौराया, किलोमीटर 8 पर पुलिया, ये सारी जो विशेष मांग आपकी CSR के अंतर्गत तमाम जो मुद्दे हैं आपके जो आपने रखे हैं, मोटे मोटे मुद्दे इसके अंदर आ गए। ये आज ये भी अधिकारियों को बुलवा के घोषणा करवा रहे हैं और जल्दी एक डेलीगेशन में मिलाऊंगा, ऑर्डर करा के इसका टेंडर करा के शानदार सड़कें, पुलिये वापस नए सिरे से कराएंगे और आपका मुआवजा भी बढ़वाएंगे दिल्ली से। एक जब साड़वा के अंदर बड़ा धरना दिया था, उसमें अधिकारी आए थे। अभी जाजीवाल कल्ला से रतकुड़िया 62 किलोमीटर सड़क है, वो दिल्ली मंत्री जी के ध्यान में आ गई। उसमें भी जल्दी इस सड़क की स्वीकृति करा के और इस सड़क के टेंडर भी करा देंगे और ये दोनों काम हो सकता है कि साथ साथ हो और इसमें आगे पीछे भी हो सकता है, महीना 20 दिन। अभी
सारे अधिकारियों को हम बुला लेंगे, पीडब्ल्यूडी वाले भी आ जाएंगे यहाँ पे। और अगर नहीं आते हैं तो फिर थोड़ा घंटा 2 घंटा बैठना है आप लोग, उतावड़ मत करिए ज़्यादा। नहीं तो बजा आपने जोधपुर दिन चालना, भजन लाल अकेला ही थोड़ी घूमेगा, हम भी तो घूमेंगे, देखते थे जोधपुर कैसा आके उधर चल पड़ेंगे उस साइड में। थोड़ी देर वेट करते हैं, वेट। हमारा उद्देश्य जनता को परेशान करना नहीं है, हमारा उद्देश्य हमारा मांग पत्र जो है मांगे सरकार माने, और नहीं माने तो कितनी बज गई भाई? 6:15, तो 8 बजे चल पड़ेंगे और क्या। नहीं 6:15 बजे किसी को बुलाएंगे तो भी समय लगेगा, तो 7:30 से 8 बजे के बीच फिर अपन जोधपुर की तरफ, जो भी रास्ता जोधपुर के अंदर की तरफ ज्यादा उधर कूच का प्रोग्राम रहेगा अपना। तैयार हो सारे? बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, जंबोजी महाराज की, तमाम देवी देवताओं की और भोपालगढ़ और जाजीवाल की जय। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अब सुनिए, आप यहां से उठ के नहीं जाना किसी को। सबसे बड़ी दिक्कत आप लोगों को क्या, 4 जने खड़े होते हैं, 6 उसके पीछे होते हैं। मैं पेशाब कर रहा हूं, 5 आवों को नहीं। अब ऐसे आओगे ना तो मैं दोबारा नहीं आऊंगा, पहले बता दूंगा, तो सुन लेना मेरी बात। ये जितने दिख रहे हैं ना उतने ही रहने चाहिए। हाँ, माताएं बहनें अगर कोई जाना चाहे, कोई जरूरी हो तो जा सकती, क्योंकि जब मैं बैठा हूं आपके लिए और आप खुद जा रहे हो तो फिर वोट कैसे मिलेगा? क्या गारंटी वोट मिलेगा बताओ? अभी आज सारा काम आपको अगर कराना है, सारी घोषणाएं काम और जो जो कहेंगे आज करा देंगे, ताकि दोबारा धरना नहीं देना पड़े कई दिनों तक। क्या है, यही आ जाएंगे ना। एक टोल नाकों की अपन कर रहे हैं कि इसको पैक करा के 1-2 ही टोल नाके रखवाएं सारा। क्यों सरपंच साहब, टोल नाके कराएंगे ना, बुला लेते हैं 2-4, अभी 2 या 4 टोल नाके रखेंगे, बाकी हटवा रहे टोल सारे, ठीक है? टोल हटवा देंगे। जाजीवाल टोल के 8-12 किलोमीटर के दायरे से आने वाले सभी गांवों के वाहन के लिए छूट का ये भी करा देंगे, करवा देंगे, छूट भी करा देंगे तुम्हारी, ठीक है? अब कर देंगे। जितने मुद्दे हैं अब सब करवा रहे हैं। अब पानी पेशाब करके आना है, 10 मिनट करके वापस आ जाना। अब सब यहीं बैठे, और अब मंच की तरफ इस तरह उलटना मत। जो ज्ञापन लेके आए, जो कोई अर्जियां लेके आए, वो एक एक करके मुझे ज्ञापन दे देंगे। बाकी लोग अपनी जगहों पे आराम से कुर्सियों पे बैठे रहेंगे। कुर्सी छोड़ के गया तो कोई दूसरा भजन लाल की तरह कुर्सी पे कब्जा कर लेगा, ध्यान रखना। बहुत से भजन लाल घूम रहे हैं राजस्थान के अंदर। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार किसान नेता, जन जन की आवाज श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल के द्वारा समस्त किसान सरदारी को संबोधन। अभी थोड़े टाइम में पानी पेशाब से निवृत्त होकर कल 1 सेकंड सुनना सब लोग।